हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। यस, मैं फिर उपस्थित हूँ। हाँ भाई, आपकी मैडम लाली मैडम, हिंदी मैडम, ठीक है। और जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, हमारे गद्य खंड के 3 चैप्टर्स वी हैव कंप्लीटेड, है ना। काव्य खंड ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड और गद्य खंड के हमने स्टार्ट कर चुके थे पार्ट 10, पार्ट 11 और पार्ट 12। क्लियर है? पार्ट 10 नेताजी का चश्मा रिटन बाय स्वयं प्रकाश जी। पार्ट 11 बाल गोविंद भगत रिटन बाय राम वृक्ष बेनीपुरी। पार्ट 12 लखनवी अंदाज रिटन बाय यशपाल जी। और आज है पार्ट 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक रिटन बाय सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ना केवल लेखक बल्कि बहुत प्रसिद्ध कवि भी रहे हैं। आपने 9th क्लास में एक कविता पढ़ी थी, आई थिंक चंद्र गहना से लौटती बेर, वो भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा ही लिखी गई थी। आज जिस चैप्टर का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो एकदम स्पेशल लेसन है। मैं इसलिए स्पेशल कहने जा रही हूं क्योंकि आप इस पाठ में जिस व्यक्ति के बारे में जानने वाले हैं वो एक यूनिक है। ऐसे व्यक्ति शायद इनसे पहले आपने कभी किसी के बारे में ऐसा नहीं सुना होगा, ऐसी बातें नहीं सुनी होंगी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक विदेशी मूल में जन्मे व्यक्ति की, जो अपनी जन्मभूमि को छोड़कर हमारी भारत भूमि, हमारी मातृभूमि में आकर बसे। और ना केवल आकर बसे बल्कि उन्होंने हिंदी भाषा को अपनी हृदय में बसा लिया। और साथ ही साथ ना वो हिंदू धर्म के थे, क्रिश्चियन धर्म के थे। क्रिश्चियन होने के बाद भी उनको हिंदी और हिंदुस्तान से असीमित प्रेम था। इतना प्रेम कि उनके कार्यों में हिंदी प्रेम और हिंदुस्तान के प्रति प्रेम झलकता था। भारतीय संस्कृति से इतने अधिक मोहित हुए, इतने अधिक आकर्षित हुए कि वे अपना देश छोड़कर भारत में आकर बस गए। और ऐसा नहीं कि 1-2 साल या 10 साल 20 साल रहे और फिर वापस चले गए। पूरे 47 ईयर्स, 47 वर्ष उन्होंने भारत में बिताए और साथ ही साथ उन्होंने अपना अंतिम संस्कार मतलब अंतिम सांसें भी भारत भूमि में ही ली। हाँ बेटा, ऐसे ही व्यक्ति थे फादर कामिल बुल्के। नाम सुना है कभी? नहीं सुना होगा। आप सुनिए और बहुत ध्यान से सुनिए कि पाठ का नाम लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों रखा। पहले मैं बता देती हूं कि पाठ का जो नाम है उसका अर्थ क्या है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। चमक देखिए, यहां पर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सूर्योदय होते ही चारों तरफ वातावरण में लालिमा छा जाती है। लालिमा छा जाती है। उषा की किरणें, सूर्य की किरणें जैसे ही आसपास के वातावरण को किस तरह से सुंदर कर देती हैं। पशु पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने घोंसलों से बाहर चले जाते हैं दिन के दाने लेने। ये है सूर्य की आभा, प्रकाश। इसी प्रकार से फादर कामिल बुल्के ने अपने ज्ञान की प्रकाश को चारों तरफ बिखेरा और भारतीय संस्कृति तथा हिंदी के प्रति अपना योगदान दिया। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह से लेखक ने क्यों मानवीय करुणा की दिव्य चमक चैप्टर का नाम रखा। और उन व्यक्ति वो जो हैं फादर कामिल बुल्के कहां के थे? जापान के थे। बेल्जियम शहर के रैम्स चैपल स्थान में उनका जन्म हुआ था और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, है ना। सबसे पहले हम जीवन परिचय को देखते हैं, पढ़ते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी आपकी पाठ्य पुस्तक में देखिए, बिल्कुल ठीक है। इनका जन्म हुआ था सन 1927 में जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उपसंपादक और पराग के संपादक भी रहे। ये बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि ना केवल ये लेखक थे बल्कि कवि भी थे, कहानीकार भी थे, कथाकार भी थे। ठीक है। सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया। कब से कब तक? 1927 में जन्म हुआ, 1983 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है। प्रमुख कार्य देखिए, कविता संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह, लेख संग्रह, कितने बहुमुखी प्रतिभा के धनी। कविता संग्रह, काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, बाप रे क्या 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 रचना है। ठीक है। उपन्यास, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, जल भी सोता है लेकिन इनकी रचना है, इनका उपन्यास है। कहानी संग्रह, लड़ाई नाटक,
बकरी बाल साहित्य, भों भों खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक, साथ ही साथ लेख संग्रह, चर्चे और चरखे। ठीक है, समझ में आया कि ना केवल ये लेखक थे बल्कि कवि, उपन्यासकार, कहानी संग्रह भी इनका था, और इस तरह से इन्होंने अपने आप को एक हिंदी साहित्य में हमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि दी, और साथ ही साथ अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य में एक अनोखा स्थान भी बनाया। ये हैं फादर कामिल बुल्के। जी हाँ बेटा, इन्हीं का पूरा जो भी, और हाँ एक और मैं बात बता दूं, अक्सर हम देखते हैं कि कहानी और कविता में काल्पनिकता होती है, कल्पनाओं के आधार पर कहानियां कविताएं लिखी या रची जाती हैं, लेकिन ये ना तो कल्पना है, ये एक संस्मरण है। और संस्मरण क्या होता है? जो स्मृतियों से बनता है, और स्मृतियों की एकदम सटीकता, स्पष्टता उसको विश्वसनीय बनाती है। स्मृति मीन्स यादें। याद आया कुछ? हमने कविता पढ़ी है ना, छाया मत छूना, याद आया? जिसमें कवि ने छाया अर्थात पुरानी स्मृतियों को याद करने से मना किया है। ओके, तो यहां पर फादर कामिल बुल्के के जीवन पर आधारित कवि या लेखक हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने उनके बारे में हमें बताया है, और यह संस्मरण है, कल्पना नहीं है, सत्य है, यथार्थ है। लेखक इनसे मिले और इनके जीवन के बारे में उन्होंने एक रचना की जो कि हम सबके लिए अनुकरणीय है, अनुसरणीय है। अनुकरण और अनुसरण का अर्थ समझते हैं ना, हम इनके पद चिन्हों पर चलेंगे, ठीक वैसा नहीं। हाँ एक और बात मैं बता दूं, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सफल व्यक्ति जो अपनी राह स्वयं बनाता है। हमें किसी को कॉपी करने का कभी नहीं कहते हम कि बेटा इसके जैसा बनिए या इनके जैसा बनिए या वैसा करिए। कुछ अच्छी बातें हमें जहां से भी प्राप्त हो वो प्राप्त करते रहना चाहिए। अपने अस्तित्व का निर्माण करते करते हमें अपने आप की एक पैठ, एक अपना एक स्वयं का वजूद इस समाज में निर्मित करना है, ताकि व्यक्ति हमें हमारे नाम से सम्मान पूर्वक जाने, ना कि ये कि उनका बेटा है इसलिए ये अच्छा है, वे अच्छे व्यक्ति हैं इसलिए उनके घर में रहता है शायद इसलिए अच्छा है, अच्छा वो उस संस्था में इसलिए अच्छा है। नो, हमारी अपनी आइडेंटिटी इतनी क्लीन होनी चाहिए, इतनी अच्छी होना चाहिए जैसा स्वच्छ निर्मल दर्पण होता है। और ये कब बनती है? जब हमारे गुण अच्छे होते हैं, ठीक है, जब हमारा आचरण, हमारा व्यवहार और हमारे संस्कार अच्छे होते हैं। एंड आई नो कि आप जिस परवरिश में अभी पल बढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा है। आई विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करती हूं कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति बनेंगे। बात करते हैं फादर कामिल बुल्के की, जिनका जन्म हुआ था जापान में, लेकिन उन्होंने वहां रहते हुए भी भारत की संस्कृति के बारे में इतना सुना, इतना पढ़ा कि वे इतने प्रभावित हुए। और पता है क्या, इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में थे, फोर्थ जो ईयर था उसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। वे बहुत यंग थे। फोर्थ ईयर में बच्चा कितना बड़ा होता है? 22, 23, 24 साल का मान लीजिए, मैक्स टू मैक्स। अब वहां पर उन्होंने जब भारतीय संस्कृति के बारे में सुना, पढ़ा, तो वे भारतीय संस्कृति से प्रभावित हो गए। इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने संन्यास लेने का ठान लिया। किससे? पढ़ाई से, जीवन से नहीं, परिवार से नहीं, पढ़ाई। उन्होंने कहा कि मुझे अध्ययन नहीं करना है, मुझे संन्यास लेनी है। क्रिश्चियन थे, फादर नाम जुड़ा है ना, फादर कामिल बुल्के, ठीक है, क्रिश्चियन थे। अब वहां क्या होता था कि जो संन्यास लेता था उसको एक शर्त, मतलब उसकी एक शर्त मानी जाती थी कि संन्यास लेने वाला एक शर्त रख सकता है और उसकी शर्त को माना ही जाएगी। उनके परिवार को, उनके माता पिता, अच्छा भरा पूरा परिवार था, ऐसा भी नहीं है कि कोई था ही नहीं उनके परिवार में, बहनें थी, माता थे, पिता थे, सब थे, लेकिन किसी को क्या पता कि ये शर्त कैसी रखने वाला है। यदि किसी को थोड़ा सा भी भान होता तो कहते कि ये वाली शर्त छोड़कर जो तुम चाहो। किसी को पता नहीं था कि क्या शर्त रखने वाले हैं, और शर्त रखने, संन्यास जो लेता था उसकी शर्त को माना ही जाता था। अब जब उनसे शर्त पूछी गई तो पता है उन्होंने क्या कहा कि मैं अपने देश जापान को छोड़कर भारत में बाकी का जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। अब शर्त लेने की, जो शर्त मतलब जो संन्यास लेता था उसकी शर्त माननी पड़ती थी, तो किसी ने डिनाई करने की सोची भी नहीं और उनकी शर्त को मानना ही पड़ा। जब घर परिवार ने ये बात सुनी तो माँ होती हैं, दुखी हो गई हैं, ठीक है, बहुत लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बच्चे ने ठान लिया था कि मुझे जाना है भारत, वहीं रहना है, वहीं रहूंगा, यहां नहीं आऊंगा। अब इस तरह से एक साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार समझते ना, इंटरव्यू। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने साक्षात्कार के दौरान इनसे बहुत सारी बातें की, और ना केवल साक्षात्कार या इंटरव्यू के आधार पर इस पाठ की रचना की, बल्कि वे जब जब दिल्ली आते थे
दिल्ली में रहते थे सर्वश्रेष्ठ सक्सेना जी, तो जब जब फादर कामिल बुल्के दिल्ली में आते थे उनसे मिलते जरूर थे। और एक बात कही है लेखक ने कि उन्होंने, जब लेखक के बेटे का जन्म हुआ था ना, तो अन्नप्राशन एक संस्कार रहता है, जब बेटे जन्म के दौरान छोटे बच्चे को का मुंह जूठा करवाया जाता है, तो वो उन्होंने, लेखक ने फादर कामिल बुल्के के हाथों से अन्नप्राशन करवाया था। फादर कामिल बुल्के अपनी साइकिल से आते थे, एकदम साधारण इंसान थे और भारतीय संस्कृति से इतना लगाव था कि वो अपने देश को छोड़कर यहाँ आ गए। लेखक ने पूछा कि क्या आपको अपने देश की याद नहीं आती? तो इतनी चतुराई से, इतनी कुशलता से उन्होंने जवाब दिया कि मेरा देश तो अब भारत है। आती है, लेकिन मेरा देश तो अब भारत है। बोले कि आपको माँ, अपने परिवार वालों की? बोले आती है, इसलिए मैं चिट्ठियां लिख देता हूं। इतना बड़ा, इतना मतलब सागर से भी गहरा जिनका हृदय हो, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का नाम सिर्फ और सिर्फ इनको, आपको परिचय कराने के लिए ही लेखक ने लिखा कि जिनके अंदर मानव मूल्य कूट कूट कर भरे थे, जिनके अंदर करुणा अर्थात दया की भावना भरी हुई थी। साथ ही साथ लेखक ने एक और शब्द बहुत बड़ा, उस शब्द को मैं बड़ा इसलिए कहूंगी इनके लिए क्योंकि वो शब्द हमेशा मां के स्नेह के साथ जोड़ा जाता है, जो है वात्सल्य। लेखक ने कहा है कि वात्सल्य के पुजारी थे, उनके मन में दया, करुणा, वात्सल्य, ममता भरी हुई थी। और लेखक ने उनको किसके समान कहा था? एक ठंडी शीतल पेड़ की छांव की तरह कहा था और मधुर शांत संगीत को सुनने जैसा कहा था। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुए और भारत आ गए। साथ ही साथ हिंदी भाषा को उन्होंने हृदय से चाहा। यहां पर आते ही उन्होंने हिंदी विश्वविद्यालय में नौकरी की, हिंदी से पीएचडी किया और साथ ही साथ पता है आपको, हिंदी में शब्दकोश तैयार किया। शब्दकोश मीन्स डिक्शनरी। ओके, और ना केवल इतना ही बल्कि जो बाइबल था उसका भी हिंदी में अनुवाद किया। एक था नीलपंछी नाटक जो कि ब्लू बर्ड था, उसका हिंदी में अनुवाद, और साथ ही साथ राम कथा उत्पत्ति और विकास भी लिखा। बहुत सारे उन्होंने अपने हिंदी भाषा के प्रति प्रेम प्रकट किया। लेखक ने बताया है कि इनको कभी क्रोध या आवेश में नहीं देखा गया था, लेकिन जब किसी हिंदी सेवी या हिंदुस्तान में रहने वालों के द्वारा इनकी हिंदी की उपेक्षा की जाती थी या हिंदी की निंदा की जाती थी, तब इनको बड़ा मतलब दुख होता था कि कोई कैसे, जहां रह रहे हैं हम, हाँ मतलब क्या है जहां हम रह रहे हैं, जो हमारी भाषा है, जिसकी सहायता से हम आदान प्रदान करते हैं विचारों का, उसी की यदि हम निंदा करें तो लानत है हमें अपने आप पर। हाँ, लानत है ना कि हम वही, आपने सुना होगा ना, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, कहां का न्याय है? तो हमें सबसे पहले अपने आप को, अपने आसपास को, अपने परिवेश को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को दिल से प्रेम करना चाहिए। प्रेम और मोह और प्रेम में अंतर आप बाल गोविंद भगत चैप्टर के माध्यम से समझ चुके हैं। ठीक है, इनसे सीखे हम कि वो तो वहां रहते हुए भारत भूमि से इतना प्रेम करते थे और हिंदी भाषा को इतना प्रेम करते थे कि इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के अथक प्रयास किए। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर पता है ना बच्चों? देखिए, राज, राष्ट्र और बात करते हैं हम राज्य, ये तीनों अलग अलग शब्द हैं, इनके अलग अलग अर्थ हैं। राज मीन्स कंट्री, राष्ट्र मीन्स नेशन, राज्य मीन्स स्टेट। ठीक है, राष्ट्र का मतलब क्या होता है? राज मतलब होता है एक कोई भी कंट्री, राष्ट्र मीन्स नेशन, मैं बताऊंगी इनमें अंतर क्या है, और राज्य मीन्स स्टेट। अब यहां पर जो हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। अब कैसे आप ये सोचेंगे कि मैम कैसे पता चलेगा हमें, कैसे जाना, क्योंकि कहीं पर लिखा रहता है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, कहीं पर लिखा रहता है राजभाषा, तो हम उसको क्या कहें? बेटा हिंदी जो है वो राजभाषा ही है, राजभाषा है हमारी हिंदी, राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में मैं आपको अंतर बता देती हूं कि राजभाषा मतलब जो राजकाज की भाषा होती है, जितने भी कार्यालय ऑफिशियल वर्क जो होते हैं, काम होते हैं, सरकार संबंधी जो भी काम होते हैं, आदेश होते हैं, अध्यादेश निकलते हैं, वो हिंदी भाषा में ही निकलते हैं, है ना? आपने देखा होगा कोई भी संदेश आया या कोई भी सरकारी नोटिस आता है तो वो हिंदी भाषा में आता है। तो राजभाषा की मान्यता तो मिल गई थी, कब?
कब मिली थी? 14 सितंबर सन 1950 को, आई थिंक। ठीक है, तो राजभाषा की मान्यता मिल गई थी। राष्ट्रभाषा को बनाने के लिए कई प्रयास किए गए कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बना दी जाए, परंतु कुछ प्रदेशों में, प्रदेश राज्य स्टेट्स, ठीक है, कुछ प्रदेशों ने हिंदी को मातृभाषा के रूप में नहीं अपनाया। उनकी जो मातृभाषा थी, जैसे हम कहीं भी जाएं, चाहे पूरब के देश हो या पश्चिम के या उत्तर के या दक्षिण साउथ की तरफ जाएं, हम कुछ राज्यों ने अर्थात कुछ प्रदेशों ने नहीं माना था कि हमें हमारी भाषा मातृभाषा हिंदी होगी। इस कारण से राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो आप बिल्कुल निसंकोच लिख देना। लेकिन एक और बात कहना चाहूंगी, यदि ऑप्शन में राष्ट्र और राज आएगा तब आपको राज करना है, और कभी कभी ऑप्शन में सिर्फ राष्ट्र आता है तब आप वहां राष्ट्र टिक कर दीजिएगा, क्योंकि लिखित में कहीं कहीं आ जाता है। लेकिन हिंदी हमारी है राजभाषा, ना कि राज्य। राज्य तो स्टेट होता है। ओके, तो उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए भी कई प्रयास किए, और साथ ही साथ क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड थे। मसीही विधि से उनका पूरा, जब उन्होंने कहा था कि मेरा जब अंतिम समय आ जाए तो मसीही विधि तो रहेगी, लेकिन सारा का सारा जो है उसका मंत्र और जो उच्चारण वो हिंदी भाषा में किया जाए। सोचिए, आपने हमेशा देखा होगा, आप स्वयं भी यहाँ पर विभिन्न धर्मों को मानने वाले बच्चे होंगे, है ना? बिल्कुल, आई नो कि क्रिश्चियन समाज में हमेशा अंग्रेजी में ही किया जाता है, परंतु उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा में हो। मसीही विधि से सारा कुछ किया गया, उनका अंतिम संस्कार, और लेकिन हिंदी भाषा में किया गया। साथ ही साथ उन किसी को ये कतई पता नहीं रहता, जो वास्तविक रूप में बड़े होते हैं दिल से, कर्म से, वचन से, उनको ये पता नहीं रहता कि मैं कितना बड़ा हूं। अभी हमने देखा था ना, एक बड़े बड़ाई ना करें, दूसरा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। ठीक है, तो ये थे बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो ना बोले बोल, और रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मोर अमोल। ठीक है, ये उस कैटेगरी में शामिल हैं। तो ये बहुत सम्मानीय और पूजनीय रहे हैं। लेखक ने इन्हीं के जीवन पर आधारित ये पाठ लिखा है। तो आइए अब हम पाठ का सार पढ़ते हैं। समझ में आया कि हमें अपने देश, सबसे पहले देखिए शुरुआत कहां से करनी चाहिए? स्वयं से। कैसी? प्रेम की। अपने आप से प्रेम कीजिए, अपने आप का आदर कीजिए, अपने आप का सम्मान कीजिए, अपने आप की पहचान निर्मित कीजिए, अपने आप की एक आइडेंटिटी निर्मित कीजिए कि आपको आपके नाम से जाना जाए, आपके वजूद से आपको जाना जाए कि व्यक्ति तो वो है, बच्चा तो वो है। क्या बच्चा है, मानना पड़ेगा, इतनी सी उम्र में इतना अच्छा काम, काबिल तारीफ। उदाहरण तो सब देते हैं, उदाहरण बनकर दिखाइए मेरे बच्चों, वो आप करेंगे, आई नो। ठीक है, यहां पर साथ ही साथ एक और बात मैं कहना चाहूंगी, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवता थी, करुणा थी, और ऐसी चमक जो दिव्य होती है। दिव्य समझते हैं, अलौकिक, स्पिरिचुअल, एकदम चमक, इतनी शाइन कि व्यक्ति कोई चमकता नहीं है। यहां पर हम चमक नहीं रहे कि हमें कोई सोने या हीरे की परत चढ़ी हुई हम चमक रहे हैं। उसके गुणों से व्यक्ति चमकता है। रंग, रूप, जाति, पाति, धर्म, काला, गोरा, दुबला, मोटा, छोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि हम में गुण हैं, यदि हमारा आचरण बहुत अच्छा है, तो चमक बिखर जाएगी। उसको फिर कितने भी ढकोगे, वो ढकेगी नहीं। ठीक है, आइए बेटा पाठ का सार लेखक के अनुसार जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने फादर बुल्के के जीवन का चित्रांकन किया है, क्योंकि कोई कल्पना नहीं है, संस्मरण नहीं है। फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल में हुआ था। वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने के बाद पादरी बनने की विधिवत शिक्षा ली। पादरी समझते हैं, चर्च में जो फादर रहते हैं। भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आकर भारत आ गए। बुल्के के पिता व्यवसायी थे, एक भाई पादरी था तथा एक परिवार के साथ रहकर काम करने वाला था। एक बहन भी थी जिसने बहुत दिनों बाद शादी की। माँ की उन्हें बहुत याद आती थी, उनकी चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती रहती थी। उन पत्रों को वो अपने मित्र रघुवंश को हमेशा दिखाते रहते थे। भारत में उन्होंने जिसेट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की शिक्षा प्राप्त की। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहकर अध्ययन कार्य किया। कोलकाता में रहते हुए बीए तथा इलाहाबाद से एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। हिंदी से उनका अत्यधिक लगाव रहा। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सन 1950 शोध प्रबंध राम कथा उत्पत्ति और विकास, पीएचडी की बात कर रहे हैं, ठीक है, लिखा। रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज के हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष अर्थात एचओडी के रूप में उन्होंने काम किया। बुल्के ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर नीलपंछी के नाम से किया। हिंदी से इतना लगाव था कि जो उनका फेवरेट रहता था ना, उसको हिंदी में अनुवाद कर देते थे, हिंदी में ट्रांसलेट अवश्य करते थे। ठीक है,
और क्या किया, बाइबल का भी हिंदी में अनुवाद किया, एक हिंदी अंग्रेजी कोश भी तैयार किया, कोश, डिक्शनरी। वे भारत में रहते हुए 2-4 बार ही बेल्जियम गए, सिर्फ 2-4 बार। लेखक का परिचय बुल्के से इलाहाबाद में हुआ था। जैसा कि मैंने बताया कि यह कोई कल्पना नहीं है, लेखक उनसे मिल चुके थे, जो कि दिल्ली आने पर भी बना रहा। लेखक उनके महान व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे, जिससे उनके पारिवारिक संबंध बन गए। वे एक बार रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वे हिंदी भाषियों को ही हिंदी की उपेक्षा करने पर झुंझला जाते थे और दुखी हो जाते थे। लेखक की पत्नी और बेटे की मृत्यु पर बुल्के द्वारा सांत्वना देती हुई पंक्ति ने लेखक को अनोखी शांति प्रदान की। एक बड़े भाई की तरह, एक देवदार के वृक्ष की तरह छायादार बताया उनको। फादर बुल्के की मृत्यु दिल्ली में जहरबाद से पीड़ित होकर हुई। लेखक ने बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ जैसे ही स्टार्ट होगा लिखा है कि लेखक को जहरबाद से लेखक ने लिखा है कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। एक इतने अच्छे व्यक्ति, गैंग्रीन, जहरबाद गैंग्रीन शब्दार्थ में देख सकते हैं आप, कि एक इतने अच्छे व्यक्ति जिनमें मानवता की भावना कूट कूट कर भरी थी, उनकी मृत्यु का विधान ऐसा क्यों परमात्मा? लेखक ने परमात्मा से शिकायत की है कि एक इतने अच्छे व्यक्ति की मृत्यु इस तरह से क्यों हुई, लेकिन विधि का विधान है, मृत्यु अटल है। जिसकी जिस तरह से लिखा है वो होकर रहेगा, बाकी कर्म जो हमारे हाथ में है उनसे कभी पीछे नहीं हटना है, ठीक है। 18 अगस्त सन 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक नीली गाड़ी से रघुवंश जी के बेटे परिजन राजेश्वर सिंह और कुछ पादरियों ने उतारा और अंतिम छोर पर पेड़ों की घनी छाया से ढके कब्र तक ले जाए गए। फादर कामिल बुल्के ने कभी सोचा तक नहीं था कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन यहां पर लेखक ने एक बात कही है कि जब फादर कामिल बुल्के की मृत्यु हुई तो नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने के समान था। समझते हैं आप बेटा कि अनगिनत आंखों से आंसू बहे। एक ऐसा व्यक्ति इस भूमि को अलविदा कह गया जो विरले ही होते हैं। विरले मीन्स अनोखे, मतलब बहुत मुश्किल से, रेयर। ठीक है, ठीक है, पढ़ते हैं। और वहां उपस्थित लोगों में जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, इलाहाबाद के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सत्य प्रकाश, डॉक्टर रघुवंश, मसीही समुदाय के लोग और पादरी गण थे। फादर बुल्के के मृत शरीर को कब्र पर लिटाने के बाद रांची के फादर पास्कल तोयना ने मसीही विधि से अंतिम संस्कार किया और सबने श्रद्धांजलि अर्पित की। लेखक के अनुसार फादर ने सभी को जीवन भर अमृत पिलाया, फिर भी ईश्वर ने उन्हें जहरबाद द्वारा मृत्यु देकर अन्याय किया। लेखक को लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। लेखक फादर को ऐसे सघन वृक्ष की उपमा देते हैं जो अपनी घनी छाया, फल, फूल और गंध से सबका होने के बाद भी अलग, सर्वश्रेष्ठ था। उन्होंने एक ऐसे छाया की उपमा दी उनको जो छायादार रहता है, वृक्ष की उपमा दी जो फल, आपने वो दोहा सुना है, वृक्ष कबहू ना फल भके तरुवर पियई ना पानी। ना तो सरोवर कभी अपना पानी पीती है, ना ही कभी वृक्ष अपने फल खाते हैं, उनके वो सिर्फ और सिर्फ परोपकार करते रहते हैं। ऐसे ही कुछ थे फादर कामिल बुल्के। ठीक, प्रश्न की ओर बेटा ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न को हम जितने ध्यान से सुनते हैं उतने अच्छे से हमें समझ में आता है, और जब समझ में आता है तो हम उत्तर का निर्माण अपने आप कर पाते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? लेखक सर्वेश्वर दयाल जी ने फादर कामिल बुल्के की उपस्थिति को देवदार की घनी छाया की तरह क्यों कहा? क्यों कहा किसी पेड़ की छाया की तरह, वो भी शीतलता प्रदान करने वाली? क्या था उनमें? क्या ऐसे गुण थे जो आम व्यक्ति से उनको हटकर बताते हैं, जो एक यूनिक, एक अनोखी छाप छोड़ जाते हैं? लेखक के अनुसार चलते हैं हम। देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा होता है तथा छायादार रहता है। फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही है। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष वृहदाकार, वृहदाकार मतलब समझते हैं, वृहद मीन्स बहुत लंबा चौड़ा, ठीक है, होने के कारण लोगों को छाया देकर शीतलता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपने शरण में आए लोगों को आश्रय देते थे तथा दुख के समय में सांत्वना के वचनों द्वारा उनको शीतलता प्रदान करते थे।
बेटा देखिए, कहते हैं ना कि हमें लोगों की सहायता करनी चाहिए, मन में परोपकार जैसे गुणों को रखना चाहिए, मानव गुणों को, मानव है तो मानवता भी होनी चाहिए। तो ये जो मानवता जैसे गुण है, परोपकार, दया, करुणा, या फिर किसी की सहायता करना। अब किसी की सहायता करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम आर्थिक रूप से या पैसे या धन दौलत से ही उसकी सहायता करें। मानसिक रूप से सहायता कर सकते हैं, किसी दुखी व्यक्ति को हम प्रसन्न कर सकते हैं, उसके बुझे हुए जैसे कंधे पर हाथ रखकर हम उसको सहायता दे सकते हैं। तो क्या करते थे फादर कामिल बुल्के? ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपने शरण में आए लोगों को आश्रय देते थे। जो भी उनसे सलाह मांगता था या जो भी कभी दुखी होकर उनकी शरण में आ जाता था, तो समझिए उस व्यक्ति को प्रसन्न होकर ही वापस जाना है, इसका वे ख्याल रखते थे। ये नहीं कहते थे अरे ये और कहां से आ गया, मैं अच्छा खासा आराम कर रहा था या मैं अपने कार्यों में बिजी था या व्यस्त था, ये क्यों आ गया, या कुछ भी ना नुकुर करके उनको भेज देना। जो भी आया है 24 घंटे वे हमेशा तत्पर रहते थे दूसरों की सहायता के लिए। और इसलिए दुख के समय में सांत्वना, सांत्वना समझते हैं ना, किसी को ढांढस देना, किसी को दिलासा देना, ठीक है। और जब किसी को दिलासा दी जाती है किसी के दुखी समय में, या कि कोई व्यथित हो, किसी भी कारण कोई व्यक्ति दुखी होगा, है ना, तो यदि उसको सांत्वना मिलती है तो उसके मन को, उसके हृदय को शीतलता प्राप्त होती है। और वैसे ही करते थे फादर कामिल बुल्के। एक वृक्ष जिस प्रकार से धूप में हमें छाया प्रदान करता है, वैसे ही फादर कामिल बुल्के के पास व्यक्ति को मन की शांति प्राप्त होती थी। समझ में आया? यस, वेरी गुड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? अभिन्न, भिन्न और अभिन्न। भिन्न मीन्स अलग, अभिन्न मीन्स जिसको भिन्न ना किया जा सके। तो लेखक ने फादर कामिल बुल्के के साथ अभिन्न शब्द जोड़ा, वो भी भारतीय संस्कृति के साथ। इसके पीछे क्या कारण था? कैसे उनको भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग, जिसको कभी भिन्न ना किया जा सके, जिसको कभी अलग ना किया जा सके, ऐसा कहा गया है? क्यों, बताइए। देखिए, पहले सुनिए। फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग, अभिन्न का अर्थ समझ आया ना बेटा? जो भिन्न ना हो, जो अलग ना हो, बिल्कुल एक, ठीक है। अभिन्न अंग इसलिए कहा गया है क्योंकि वे बेल्जियम से भारत आकर यहां की संस्कृति में पूरी तरह रच बस गए थे। वे सदा यह बात कहते थे कि अब भारत ही मेरा देश है। लेखक ने एक बार उनसे साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू में पूछा था ना कि आपको अपने देश की याद नहीं आती, तो उन्होंने कितनी सहजता से जवाब दिया था कि मेरा देश तो अब भारत है ना। तो यही है कि उन्होंने कहा कि वे सदा यह बात कहते थे कि अब भारत ही मेरा देश है। भारत के लोग ही उनके लिए सबसे अधिक आत्मीय थे। वे भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को पूरी तरह आत्मसात कर चुके थे। आत्मसात का मतलब समझते हैं बच्चों? आत्मसात मतलब आत्मा में उतार लेना, पवित्रता के साथ किसी बात को जब हम आत्मा से उतार लेते हैं, आत्मा में उतार लेते हैं, ये नहीं कि किसी के कहने पर या किसी के डर से या किसी की मतलब बात को मानकर, ऐसा नहीं। जब हम अपने आप, जैसे किसी की, मान लीजिए हम किसी का आदर करते हैं, जब हम किसी भी व्यक्ति का हृदय से आदर करते हैं ना, तो उसकी कही गई बातों का हम अनुसरण करते हैं, ना केवल उसके सामने दिखावा करते हैं, बल्कि वो कहीं भी हो हमारे अंदर वो गुण आत्मसात हो जाते हैं, आत्मा में बस जाते हैं, ठीक है। तो उनका क्या था कि वे भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को पूरी तरह आत्मसात कर चुके थे। फादर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए बहुत से प्रयास किए तथा हिंदी की समृद्धि के लिए ब्लू बर्ड तथा बाइबल का भी हिंदी में रूपांतर किया। सोचिए, बाइबल जो कि क्रिश्चियन धर्म की पवित्र पुस्तक है, हर ग्रंथ में एक पवित्र ग्रंथ, हर धर्म में एक ग्रंथ होता है। जैसे हिंदू धर्म के लिए हम बात करें तो रामचरितमानस, इस्लाम धर्म की बात करें तो हम कुरान, पंजाब या हिंदू मुस्लिम सिख धर्म की हम बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब, और यदि हम क्रिश्चियन धर्म की बात करें तो बाइबल। ये चार धर्म में, चारों धर्म जो हैं उनमें पवित्र पुस्तक रहती है, पवित्र ग्रंथ रहता है। तो उन्होंने क्या किया था कि जो बाइबल है उसका भी हिंदी में अनुवाद किया, जबकि वो तो अंग्रेजी में ही रहता है हमेशा, ठीक है।
वे भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही वसुदेव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत थे। वसुदेव कुटुंबकम, सब कुछ संपूर्ण एक साथ, कोई भिन्नता नहीं, कोई अलग नहीं, हम सब एक हैं, आत्मा से, कर्म से, वचन से, सब कुछ एक है। भारत एक है। भारत में भले ही कितने ही धर्म, जाति, धर्म के लोग निवास करते हैं, लेकिन भारत की आत्मा एक है। ठीक है, यहां पर इसलिए उनको भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग माना है। समझ आया? आया ना बेटा, कि जब भी भारतीय संस्कृति और फादर कामिल बुल्के से संबंधित प्रश्न आएंगे तो आप क्या लिखेंगे? ठीक है, और भी आप पॉइंट्स जोड़ सकते हैं कि वे अपना जन्मभूमि, अपनी जन्मभूमि छोड़कर यहां पर आकर बस गए, क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में कई बातें सुनी होंगी, कई बातें पढ़ी होंगी, और इतने प्रभावित हुए कि वहां से यहां आकर बस गए। विदेशी होते हुए भी भारतीय संस्कृति को दिल में बसा लिया, हृदय में बसा लिया। ये क्या कोई छोटी मोटी बात है? ये तो उदाहरण सदियों तक चली आएगी ये बात। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। अभी तो हमने इससे पहले वाले प्रश्न में बात क्या की बेटा? भारतीय संस्कृति की। अब क्या बात कर रहे हैं कि उनका जो हिंदी प्रेम था वो किन किन बातों में, कौन से प्रसंगों में हमें पता चला कि फादर कामिल बुल्के हिंदी से प्रेम करते हैं। हिंदी, हाँ, हिंदी है हमारी अनोखी, हाँ, भारत की शान है हिंदी, माथे की बिंदी है हिंदी, क्या करें हम उसका बखान, वो तो हमारी जान है हिंदी, है ना। तो यहां से देखिए फादर बुल्के के हिंदी प्रेम के कई प्रसंग इस पाठ में आए हैं। किस तरह से आए हैं बताते हैं अभी, कि जैसे इलाहाबाद में फादर बुल्के परिमल नाम की साहित्य संस्था से जुड़े थे। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, छायावादी कवि, हम पढ़ चुके हैं उनकी कविता। ठीक है, जुड़े थे वे वहां हिंदी भाषा व साहित्य से संबंधित गोष्ठियों में, गोष्ठी समझते हैं, सेमिनार जिनको हम कहते हैं ना, सेमिनार्स, गोष्ठियों में सम्मिलित या शामिल होते हुए गंभीर बहस भी करते थे। कभी भी किसी भी सेमिनार में बहस करना गलत नहीं माना जाता, बुद्धिमत्ता का परिचायक होता है। किसी भी सेमिनार या किसी भी गोष्ठी में जब आप अपने बातों को रखते हैं, अपने तर्कों को रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है बड़ी बड़ी गोष्ठियों में या सेमिनार्स में अपने आप के विचारों को रखना। सुनना है ये अच्छी बात है, लेकिन अपने विचारों को रखना, वो भी इतने बुद्धिजीवियों के सामने, ये अपने आप में एक उदाहरण होता है। तो वे हमेशा कई जो गोष्ठियां होती थी उसमें बहस करते थे, क्योंकि उनके पास था, यहां बहुत अच्छा शब्द भंडार था, बहुत अधिक ज्ञान था। ठीक है, ओके बेटा। वे लेखकों की रचनाओं पर अपनी स्पष्ट राय और सुझाव भी देते थे। जो भी रचनाएं थी, जो भी चर्चाएं होती थी, उसमें अपना सुझाव भी रखते थे। वे सड़क पर जा रहे लेखकों के पास साइकिल से उतरकर पहुंच जाते थे और उनकी रचनाओं पर बातचीत करते। फादर बुल्के ने हिंदी में शोध भी किया, जिसका विषय था रामकथा, यस, रामकथा उत्पत्ति और विकास। ठीक है, रिसर्च किया, शोध किया। उन्होंने एक नाटक ब्लू वर्ड का हिंदी में नील पंछी के नाम से भी अनुवाद किया। फादर बुल्के रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष अर्थात एचओडी भी रहे। ठीक है, वहीं उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश तथा बाइबल का अनुवाद भी तैयार किया। साथ ही साथ फादर बुल्के को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की बड़ी चिंता भी थी और उनकी इच्छा थी कि काश मेरे जीते जी हिंदी को राष्ट्रभाषा की उपाधि प्राप्त हो जाए। वे हर मंच पर इस चिंता को प्रकट करते थे तथा इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे। अकाट्य तर्क, तर्क समझते हैं बच्चों, है ना, अपने जो भी विचारों को तर्क वितर्क और अकाट्य तर्क हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसके पास बहुत अच्छे विचार, उच्च विचार होंगे, तब जाकर वो अकाट्य तर्क होंगे। तर्क दिया, किसी ने उसको कट कर दिया या काट दिया, या वहां से कोई वितर्क आया, या हमारी बात को किसी ने खारिज कर दिया, तो फिर वो अकाट्य नहीं होगा। जो भी उनके तर्क होते थे अकाट्य होते थे। कोई भी व्यक्ति उनके तर्कों को काट नहीं पाता था, इसलिए लिखा गया है अकाट्य तर्क।
इतने अच्छे विचार होते थे कि सब सुनकर उस पर अमल करते ही थे और उनकी बातों को हिंदी साहित्य में शामिल किया ही जाता था। समझ आया? अकाट्य का तर्क वितर्क समझते हैं? तो जब भी उनके जो तर्क होते थे वे अकाट्य होते थे, कोई नहीं काट पाता था। ठीक है, ठीक है, वे हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुखी होते थे। यहां पर सुनकर बड़ा अजीब सा लगता है कि हम जहां रहते हैं उसी की निंदा करते हैं, हम जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये कौन सा न्याय है? अधिकतर बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, हमेशा प्लीज लाइफ में उतार लीजिएगा, आत्मसात कर लीजिएगा। मेरे बच्चों को मैं सही बात बताऊंगी, ठीक है? और सही बात बताने के लिए मुझे सही बच्चे चाहिए, जो कि आप लोग हैं। ठीक है, तो सुनिए कि जो भी हम कार्य करें या जहां भी हम हैं, सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है? हमसे, स्वयं से। ठीक है, तो अपने आप से बहुत स्नेह करिए, अपने आप का सम्मान कीजिए, और अपने आप का सम्मान करने के लिए हमारे अंदर वे गुण होना चाहिए जिनके आधार पर हम अपना सम्मान करें। हम किसी का सम्मान करते हैं, किसी का आदर करते हैं, किसी को हृदय से, दिल से रिस्पेक्ट देते हैं, उसके पीछे कारण होते हैं ना, क्योंकि उनका आचरण अच्छा है, क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा है, क्योंकि वे न्यायप्रिय हैं, उनके मतलब कोई पक्षपात नहीं करते हैं, वे निष्पक्ष रहते हैं, इतने महान, इतने बड़े, हर चीज में बहुत बड़े होने के बाद वे विनम्र हैं। इस कारण हम किसी को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। तो अब हमें अच्छे या सम्मान की परिभाषा पता है, तो हमें क्या करना चाहिए? उन्हीं गुणों को अपने अंदर लाना चाहिए। यदि हमारे अंदर वे गुण हैं तो यस, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना आएगी ही, आत्मसम्मान की भावना आएगी ही। और आत्मसम्मान की भावना जहां आ गई तो समझिए हमें आत्मविश्वास भी आ ही जाएगा, और जहां आत्मविश्वास आ गया वहां आत्मनिर्भरता आ जाएगी। ठीक है, कैसे शुरू हुआ? पहले हमारे अंदर बहुत अच्छे गुणों का निर्माण करना होगा, धीरे धीरे होते हैं ये गुण। अभी आप छोटे से पौधे हैं, और एक बात बता दूं, एक छोटा सा पौधा, ठीक है, एक छोटा सा पौधा है, ऐसे ही मान लीजिए ये छोटा सा पौधा है, ठीक है। अब इस पौधे को हम कहीं से भी उखाड़कर दूसरे स्थान पर लगा सकते हैं कि नहीं? किसी पौधे को प्लांटेशन करते हैं ना बेटा? यस। अब मान लीजिए इसके स्थान पर एक बड़ा सा कोई पेड़ है, क्या हम उसको उखाड़कर किसी दूसरे स्थान पर लगा सकते हैं आसानी से और वो पनप जाएगा? यस और नो? नो। बहुत सही। क्या कहना चाहती हूं मैं कि ये जो जीवन काल है आपका, ठीक है, अभी आप छोटे से पौधे हैं बेटा, छोटे से पौधे हैं जिसमें इतने अच्छे गुणों का विकास हो सकता है कि आप दुनिया के लिए एक सर्वोपरि उदाहरण बन सकते हैं और बनेंगे। ये भरोसा है मुझे आप पर। तो आज अभी जो विद्यार्थी जीवन काल है, आपने वो दोहा सुना होगा ना, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। पता है ना? काक चेष्टा वको ध्यानम, काक मीन्स कौआ, वकुल मीन्स बगुला, काक चेष्टा वकुल ध्यानम, श्वान मीन्स कुत्ते के समान क्या होनी चाहिए? निद्रा, कि कहीं से भी हम गुजरते हैं तुरंत वो जाग जाता है। ऐसा नहीं कि हम कुंभकर्ण की तरह सोए हुए हैं, परीक्षाएं बीत गई या कुछ भी हो गया और हमारी नींद ही नहीं खुली। कौए के समान चेष्टा करने वाला, बगुले के समान ध्यान केंद्रण के साथ, श्वान अर्थात कुत्ते के समान बिल्कुल निद्रा होनी चाहिए, हमारी नींद होनी चाहिए। काक चेष्टा वकुल ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी, थोड़ा सा कम खाने वाले। ऐसा नहीं कि खा लिया, खूब ठूस ठूस कर खा लिया और उसके बाद इतना आलस आया कि उठते ही नहीं, मन रहा नहीं जाना मम्मा स्कूल, इच्छा नहीं है, आलस से ने घेर लिया, कहां से इच्छा होगी स्कूल जाने की। ठीक है, तो काक चेष्टा वकुल ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी, थोड़ा सा हमको, थोड़ा सा एक या आधी रोटी की भूख हमेशा रहनी चाहिए ताकि हम एक्टिव बने रहें। या नहीं कि हम भूखे रहें और हमें चक्कर आने लगे, मैडम ने कहा था कि कम खाना ऐसा नहीं कह रही हूं मैं आपसे, ये कह रही हूं कि थोड़ा सीमित, अधिक ना खाएं। जितना हम ठूस ठूस कर खा लेंगे ना उतना हमें आलस आने लगेगा, और आलस से आएगा तो हमसे कोई भी कार्य अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, यदि ये 5 लक्षण विद्यार्थी में आ गए तब तो समझिए उसको सफल होने से
कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। इट इज वेरी वेरी ट्रू। समझ में आया? तो अपने आप को एक छोटे से नन्हे वृक्ष के उस इतना सुंदर पौधा है आप कि बस उसमें ये मानवता के गुण और 5 लक्षण अपने अंदर आत्मसात कर लीजिए। काक चेष्टा वको ध्यानम, यदि आप भूल जाएं तो फिर से सुन लीजिएगा। काक चेष्टा वकुल ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ठीक है, तो अल्पहारी तक समझाया मैंने। गृह त्यागी, घर से दूर रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं ना हम। ऐसा तो नहीं है कि घर में ही हम विद्यालय को लगवा लें। सभी माता पिता शिक्षित हैं, सुशिक्षित हैं, संस्कारी हैं। ठीक है, परिवेश बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे संस्कार आपको मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्यों विद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं? घर में ही कर लेना। नहीं, क्योंकि घर का माहौल और विद्यालय का माहौल एकदम अलग होता है। कौन से वे में, किस वे में? अनुशासन सीखता है बच्चा, घर में लाड़ प्यार अधिक रहता है और बहुत सारी बातें रहती हैं, इसलिए घर का माहौल और विद्यालय का माहौल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बच्चा टीचर की बात मानेगा। आप भी अपनी बात याद करिए, जब आप फर्स्ट सेकंड क्लास में होंगे और आपकी मम्मी कहती होंगी ऐसा लिख दूं, मैं लिख दूं। नहीं 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 मम्मा, आप नहीं लिखेंगी, मैं खुद लिखूंगा या मैं खुद लिखूंगी। अरे बेटा, इसको ये नहीं कहते, ये कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरी टीचर ने बताया है, यही कहते हैं, आप गलत कह रही हो, मेरी टीचर ने बताया। मतलब हम कितना अनुसरण करते हैं ना अपने टीचर्स का, अपने शिक्षकों का। तो बेटा, ये सारी छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें बहुत अच्छी वैल्यूज इनकलकेट करती हैं। तो उन बातों को हमेशा अपने मन में और अपने मस्तिष्क में बसा के रखिएगा। फिर देखिएगा किस तरह से आप एक फलदार, छायादार वृक्ष बन जाएंगे और किस तरह से इस समाज में आप फादर कामिल बुल्के की तरह शीतलता फैलाएंगे। ये फिर देखिए आप मन को कितना सुकून, कितनी ठंडक और कितना आनंद मिलता है। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं ना, तो हमें भी खुशी मिलती है। ठीक है, ये है यहां पर बात। ठीक है, समझ में आया? तो जब फादर कामिल बुल्के को कभी क्रोध नहीं आता था, लेकिन हिंदुस्तान में रहते हुए ही हिंदुस्तानियों के द्वारा ही हिंदी की ही उपेक्षा की जाती थी, हिंदी की ही निंदा की जाती थी, तब उनको बड़ा अजीब सा लगता था कि कैसे कोई ऐसे कर सकता है। जहां रह रहे हैं उसी की निंदा, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद करना, ये तो अन्याय है ना। मान लीजिए हम जहां रहते हैं, ठीक है, हमारी जो कर्म भूमि है, नतमस्तक होना चाहिए, दिल से आभार प्रकट करना चाहिए, थैंक्स कहना चाहिए गॉड को, जिसे भी हम मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, जिसको भी हम मानते हैं, थैंक्स कहना चाहिए कि उसने इतना अच्छा हमें अवसर प्रदान किया। थैंक्स कहना चाहिए बार बार उसको कि उसने हमें इस लायक बनाया कि आज हम यहां खड़े हैं, मैं आपके सामने हूं और आप वीडियो देख रहे हैं और बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उस लायक बनाया। तो ये जो सारी बातें हैं कि जो हमारे पास है वो बेस्ट है, हमारे लिए वही बेस्ट है, इसलिए उसने हमें वो दिया, तो उसकी वैल्यू करना हमारा कर्तव्य है। समझ आया? हम जैसे भी हैं बेस्ट हैं, जैसे भी हैं यूनिक हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास अनोखे लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, बशर्ते कि हम उनको निखारते जाएं, उनको बाहर तो लाएं, एक्सप्रेस तो करें। दबे भी रह जाते हैं, छुपे भी रहते हैं। तो कभी भी अपने आप को, अपने परिवार को, अपने विद्यालय को, अपने परिवेश को, अपने समाज को या अपने देश को किसी के सामने निम्न दिखाने की सोचना भी नहीं है हमें, और मुंह बंद कर देना है उनका जो इस तरह की बातें करें, जो हमारे परिवार के बारे में, जो हमारे विद्यालय के बारे में, जो हमारे समाज के बारे में, जो हमारे राष्ट्र के बारे में यदि नेगेटिव बातें करें ना, तो उनका वहीं पर मुंह बंद कर देंगे हम। तो मजाल है किसी की कि हमारे सामने कोई इतनी सी भी बात कर दे। दिल से सम्मान होना चाहिए बेटा, हमारी कर्म भूमि ही सब कुछ होती है। जहां हम जन्मे, जन्मभूमि, जहां हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म भूमि, जो कार्य हम कर रहे हैं वो हमारे लिए प्रार्थना है, कर्म ही पूजा है। ठीक है, तो किसी भी तरह से यदि हम जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, उसको नमन करना है, थैंक्स कहना है भगवान से कि बहुत अच्छा किया आपने। समझ आया? तो जब हिंदी द्वारा, वे हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर बहुत दुखी होते थे कि कैसे लोग क्यों ऐसा करते हैं। और एक बात बता दूं, जो जहां रहता है वो वहीं की निंदा करता है ना बेटा, तो जो सामने वाला व्यक्ति रहते हैं वो सोचते हैं कि हम इनसे निंदा कर दें, उनसे निंदा कर दें, लेकिन सामने वाले जो समझदार व्यक्ति रहते हैं, जो बुद्धिजीवी रहते हैं, वो सुनते तो रहते हैं, लेकिन वहीं ना कहीं वो जज भी कर लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। जो अपना
स्वयं का नहीं हो सका, जो अपनी संस्था का नहीं हो सका, वो भला किसका होगा? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, हमेशा अच्छे विचारों को उत्पन्न होना है, अपने मन में जगह देनी है और हमेशा अच्छे से जीवन बिताना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। कैसा लगता है आपको कि फादर का जीवन, फादर का जो छवि थी, मान लीजिए फादर कामिल बुल्के नाम लिया, आप क्या सोच रहे हैं कि कैसी छवि है फादर कामिल बुल्के की? फादर, यस, सफेद चोगे में ढका हुआ, चोगा समझते हैं, पूरा बिल्कुल गाउन जैसा पहने रहते हैं, भूरी दाढ़ी, नीली नीली आंखें, जो बिल्कुल स्नेह और ममता से लबालब भरी हुई। देखिए, फादर बुल्के एक निष्काम कर्म योगी थे। उनको कोई निष्काम यहां पर क्यों लिखा है? क्योंकि उनके मन में कोई कामना नहीं थी, कोई लालच नहीं था, कोई मोह नहीं था। ठीक है, वे लंबे, गोरे, भूरी दाढ़ी व नीली आंखों वाले चुंबकीय आकर्षण से युक्त सन्यासी थे। अब यह चुंबक शब्द आया है तो कुछ याद आया आपको? मैग्नेट, मैग्नेट ब्रेन्स, यस, चुंबकीय मस्तिष्क, मैग्नेट ब्रेन्स, ये भी एक इसी तरह से आकर्षित करने वाला चैनल है जिससे हम और आप जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर जो उनका व्यक्तित्व था वो कैसा था? चुंबकीय आकर्षण से युक्त सन्यासी थे। जो भी उनसे बातचीत कर लेता था ना, वो उनको कभी भूलता नहीं था। हमेशा उसके मन में उनके प्रति एक अट्रैक्शन, एक आकर्षण आ जाता था, कभी भी उनको भूल नहीं पाता था। जो कर्म करते, मतलब कोई भी आता जाता रहता था तो उसके प्रति उनको देखते ही कर्म की भावना जागृत हो जाती थी। अपने हर प्रियजन के लिए उनके हृदय में ममता और अपनत्व की भावना थी। उनके व्यक्तित्व में मानवीय करुणा की दिव्य चमक थी। वे अपने प्रियजनों को आशीषों से भर देते थे। वे भारत को ही अपना देश मानते हुए यहीं की संस्कृति में रच बस गए थे। वे हिंदी के प्रकांड विद्वान थे एवं हिंदी के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। ठीक है बेटा, समझ आया कि किस तरह से उन्होंने अपना जीवन भारत के लिए समर्पित कर दिया। साथ ही साथ जो आत्मा से कार्य होता है ना, जो हृदय से कार्य करते हैं, उसमें कुछ कमी नजर ही नहीं आती, क्योंकि हम संपूर्ण समर्पण के साथ कोई कार्य करते हैं। इसका अनोखा उदाहरण है फादर कामिल बुल्के। आया समझ में? ओके, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी, उन्होंने हिंदी में पीएचडी की, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पीएचडी भी की उन्होंने। ब्लू वर्ड तथा बाइबल का हिंदी में अनुवाद भी किया। फादर बुल्के अपने स्नेहीजनों के व्यक्तिगत सुख दुख का सदा ध्यान रखते थे। ऐसा नहीं है कि कुछ क्या हम लोगों की क्या मतलब, हम मीन्स समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं, सब की अपनी अपनी अलग अलग आदतें रहती हैं, सब उसी में रम जाते हैं। कोई सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, कोई अपने अलावा किसी और के बारे में भी सोचता है, और कोई अपने अलावा बहुत कुछ दूसरों के बारे में भी सोचता है। तो ठीक उसी तरह से फादर कामिल बुल्के जो थे, अपने स्नेहीजनों के व्यक्तिगत सुख दुख का सदा ध्यान रखते थे। ठीक है, वे रिश्ते बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। एक और मैं बात बताने वाली हूं यहां पर आपको। उनके सांत्वना भरे शब्दों से लोगों का हृदय प्रकाशित हो उठता था, प्रकाशित हो उठता था। अपने व्यक्तित्व की महानता के कारण ही वे सभी की श्रद्धा के पात्र थे। सब उनका श्रद्धा से आदर करते थे, उनकी श्रद्धा करते थे, उनकी बात मानते थे और दिल से सम्मान करते थे। क्यों? जैसा आपको समझ में आया अब तक कि उनमें इतने अच्छे गुण थे कि मतलब पाठ पढ़ते हुए और आपको समझाते हुए मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि आप यदि सुन रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना, मतलब मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूं जब भी कोई इस तरह से पाठ आपको, हर एक पाठ जो हमारे सिलेबस में खास तौर से इस तरह के, कि मैं समझती हूं कि धन्य है प्रभु ऊपर वाले, जो जिसको हम मानते हैं कि इतना बड़ा अवसर दिया। ठीक है, यहां पर और जिसको भी कोई भी दुख या सुख की बात लेकर आता था तो उसके बिल्कुल पीठ पर हाथ फेरते हुए उसको सांत्वना देते थे, उसको ढांढस बंधाते थे, उसको दिलासा देते थे, और लोग उनकी बातों का ध्यान से अनुसरण करते थे, मानते थे, और ऐसा लगता था कि बस
अब उनके पास जब हम आ गए हैं तो अब तो सारे दुखों का निवारण हो ही जाएगा, क्योंकि उनके वचन इतने मीठे होते थे कि शहद से भी कई गुना मीठे, है ना। ठीक है, वे अपने व्यक्तित्व की महानता के कारण ही सभी की श्रद्धा के पात्र भी थे। जिस तरह का व्यक्तित्व, कहते हैं ना, हमारा व्यक्तित्व ही हमारा आचरण ही हमारे व्यक्तित्व का आईना होता है। जिस तरह का हम आचरण या व्यवहार करते हैं, व्यक्ति का व्यवहार ही उसके व्यक्तित्व का आईना होता है। जो व्यक्ति तो यहाँ है, लेकिन हमारे जो बातें हैं, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा आचरण है, जो हमारे कर्म है, वो तो हर जगह व्याप्त है ना। जहां भी हम जाते हैं या जहां भी लोग हमें जानते हैं तो हम वहां होते हैं जब हमारी बातें नहीं होती हैं, जब हम नहीं हैं तब भी हमारी बातें होती हैं। तो हम जैसे होते हैं वैसी हमारी बातें चल रही होती हैं, अर्थात वो नेतृत्व करती हैं। हमारा गुण, हमारे आचरण, हमारा व्यवहार हमारा नेतृत्व करते हैं, हमारी लीडरशिप वहां पर करते हैं कि वो व्यक्ति कोई कैसा है। ठीक है, तो अपने आप को हमें इतना अच्छा बनाना है कि हमारा जो जब भी कोई हमारी पीठ पीछे बात करे तो उसके मन में एक श्रद्धा अर्थात एक सम्मान की भावना उत्पन्न हो हमारे प्रति। बस मैं ये चाहती हूं। किताबी ज्ञान बहुत अनिवार्य है, लेकिन उससे अधिक व्यवहारिक ज्ञान भी हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। समझ में आया? तो व्यवहारिक ज्ञान अर्थात जीवन, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, उससे जुड़ी हुई बातें भी हमें सीखना है, समझना है बेटा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा कि फादर कामिल बुल्के मानवीय करुणा की दिव्य चमक थे। ऐसी चमक थे जिनको देखते ही व्यक्तियों को अपने कर्म की याद आ जाती थी। ऐसा क्या था उनमें जो व्यक्ति उनके पास आते ही अपने दुख को भूल जाता था? ऐसा क्या था उनमें जो व्यक्ति उनके पास जाकर बिल्कुल शीतलता का अनुभव करता था? क्या था उनमें? देखिए, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा क्योंकि फादर के हृदय में मानव मात्र के प्रति करुणा की असीम भावना विद्यमान थी। असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक पोयम पढ़ी थी ना हमने, उत्साह अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, असीमित, जिसकी कोई लिमिट ना हो, अनलिमिटेड। तो इसी प्रकार जो फादर थे, उनके मन में मानव के प्रति या हर एक जीव के प्रति करुणा की, दया की असीमित भावना थी। उनके मन में बस लोगों को अच्छा कुछ करने की ही भावना विद्यमान थी। उनके मन में अपने हर एक प्रियजन के लिए ममता और अपनत्व की भावना उमड़ती रहती थी। जिसको भी वो जानते थे या नहीं भी जानते थे, तो उनके मन में ममता तो माँ, जो हमारा मतलब भगवान होती है, माँ, ममता माँ के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने ममता शब्द जोड़ा फादर कामिल बुल्के के साथ। सोचिए अब कि उनके मन में असीमित ममता भी थी, वात्सल्य की भावना थी। ये एक माँ से तुलना कर देना तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। लेकिन यहाँ पर जो फादर कामिल बुल्के थे, उनके मन में ममता और अपनत्व की भावना उमड़ती रहती थी। वे लोगों को अपने आशीषों से भर देते थे। बस हमेशा सबके लिए अच्छा और बहुत अच्छा ही सोचते थे। कभी उनके मन में क्या नहीं आया? ईर्ष्या, जलन, द्वेष, नफरत, घृणा, बदले की भावना, इस तरह के उनके मन मस्तिष्क में भाव ही नहीं थे। ठीक है, इसलिए फिर उनकी बातें वहां तक डायरेक्ट पहुंचती भी थी, परमात्मा तक, और जिसके लिए वे प्रार्थना करते थे उसको वो पूरी भी होती थी। ठीक है, उनकी आंखों की चमक में असीम वात्सल्य तैरता था। जस्ट नाउ आई टोल्ड ना कि वात्सल्य और ममता जो मां के लिए शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, वो फादर के लिए यहां पर प्रयोग में लाए जा रहे हैं। इससे बड़ी बात भला और क्या होगी। वे लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे तथा उन्हें सांत्वना भी देते थे, ढांढस बंधाते थे, दिलासा देते थे। लोगों का कष्ट उनसे देखा नहीं जाता था। जब भी कोई दुखी होकर उनके पास आता था तो वे स्वयं भी उसमें दुखी हो जाते थे। अंग्रेजी के शब्द सुने हैं ना आपने, सिंपैथी दिखाना, एम्पैथी दिखाना। सिंपैथी सहानुभूति, एम्पैथी समानुभूति। सहानुभूति मीन्स हाँ, जैसे हमारे पास कोई आया, हाँ भाई दुखी, हम बड़ा खेद प्रकट करते हैं कि सॉरी,
आपके साथ ये हो रहा है। समानुभूति मतलब हम उसी के जैसे अपने मन में भावनाएं उत्पन्न कर लें। तो फादर कामिल बुल्के के पास जब भी कोई अपने दुखों को लेकर आता था या अपनी परेशानियों के साथ आता था, तो फादर कामिल बुल्के पहले तो उसकी बात को ध्यान से सुनते थे और उसके साथ उसकी बातों का समाधान इतने अच्छे से करते थे कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा लगता था कि उसके सिर से सारा बोझ उतर गया हो और वो एक ठंडी सी सांस लेकर वहां से उनका धन्यवाद देकर चला जाता था। ये कैसे होता था? क्योंकि उनमें वो गुण थे बेटा, ठीक है। वे लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे, उन्हें सांत्वना देते थे। लोगों का कष्ट उनसे कभी नहीं देखा जाता था। कोई भी दुखी होकर आता था तो वो उनको सुनते थे, समझाते थे और उनका मतलब ऐसे करते थे कि काश हे प्रभु इनका दुख को हर लो। ठीक है, समझ आया? अगला प्रश्न, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से एक अलग नई छवि प्रस्तुत की है। कैसे? प्रीवियस वीडियो याद कीजिए और ऐसे कौन से पाठ या कविता पढ़ी जिसमें परंपरागत जो इमेज थी, जो छवि थी, उससे कवि ने या लेखक ने कुछ अलग छवि प्रस्तुत की थी। बताइए बताइए। एक कविता थी कवि देव जी द्वारा रचित पायनी नूपुर। उसमें वसंत ऋतु को छोटे से बालक के रूप में बताया था, हमेशा राजा के रूप में बताया जाता है। अभी अभी हमने गद्य खंड में एक चैप्टर पढ़ा, बाल गोविंद भगत साधु की परिभाषा से एकदम अलग थे। बाल गोविंद भगत साधु की परिभाषा हम अब तक क्या जानते आए थे? मतलब गेरुआ वस्त्र धारण किए, कमंडल हाथ में रख के, रुद्राक्ष पहन के, अलख निरंजन ले आओ बेटी, ये करो वो करो, है ना। एक साधु की इस तरह की हमारे अंदर एक छवि आती थी। लेकिन जब हमने बाल गोविंद भगत पढ़ा तो हमारी एकदम विचारधारा ही परिवर्तित हो गई कि अच्छा, साधु मतलब हृदय से साधु, हृदय से एक ऐसा व्यक्ति जो अपने अंदर छल कपट द्वेष ईर्ष्या नफरत ऐसे भावों को ना रखे, जो दूसरों की सहायता के लिए तत्पर हो, वो साधु। सन्यासी, अब यहां पर प्रश्न आया है कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरा को किस तरह से अलग है, मतलब जो परंपरागत छवि चली आई कि सन्यासी मतलब हम क्या समझते हैं? सन्यासी मतलब जो अपना घर बार छोड़कर जंगल में एकांत में चले गए हों कहीं, जिन्हें परिवार से कोई मोह माया नहीं, कुछ नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं बस लिए कमंडल हाथ में, जहां बिल्कुल नहीं ना पक्षी चहचहाए ना हवा फड़क रही हो, ठीक है, वहां जाकर एकांत में हम निवास कर रहे हैं क्योंकि हम सन्यासी हैं। हम ये अभी तक सुनते आए हैं कि सन्यासी मतलब सब कुछ त्याग कर चले जाने वाला, एकांत में निवास करने वाला। लेकिन अब यहां फादर कामिल बुल्के को भी लेखक ने सन्यासी कहा है। तो क्या लेखक ने फादर कामिल बुल्के को सन्यासी इस आधार पर कहा? क्या वे जंगल में जाकर रहने लगे थे? क्या वे किसी से रिश्ता नाता नहीं रखते थे? क्या उनका जो परिवार था उससे हमेशा के लिए नाता तोड़ दिया था? या उनके मन में कोई मोह नहीं था रिश्ते नातों को लेकर? बताइए। था? अच्छा, क्या बात है, बहुत सही। तो यहां पर सन्यास किससे लिया था उन्होंने? दुर्भावना से, अवगुणों से, है ना। आइए देखिए लेखक क्या कहते हैं। प्रायः सन्यासी सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं, जबकि फादर ने ठीक उसके विपरीत छवि प्रस्तुत की है। परंपरागत सन्यासियों के लिए परिपाटी का निर्वहन न कर वे सबके सुख दुख में शामिल होते हैं। एक बार जिससे रिश्ता बना लेते उससे कभी नहीं तोड़ते थे, जबकि सन्यासी किसी से रिश्ता नहीं बनाते। अब तक हमने सुना था कि उनके मन में अपने परिवार के प्रति भी कोई मोह नहीं होता, तो दूसरे से रिश्ता बनाने की तो बात ही नहीं। लेकिन फादर कामिल बुल्के का क्या देखा हमने कि जिससे भी वे रिश्ता बना लेते थे उससे कभी तोड़ते नहीं थे। असीमित ममता, दुलार, वात्सल्य उस पर लुटाते थे। ठीक है, सबके प्रति अपनत्व, प्रेम और गहरा लगाव रखते थे। लोगों के घर आना जाना नित्य प्रति का काम था उनका। ठीक है, इस आधार पर कहा जा सकता है कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग छवि प्रस्तुत की है। आया समझ में कि जहां हम सोचते थे दूर कहीं रहकर सन्यास
जो अपने बिल्कुल निर्जन स्थान पर चला जाए, किसी से कोई लेना देना नहीं, वो सन्यासी अब तक हम सुनते आए थे। लेकिन यहाँ पर वो सबके साथ भी रहते थे और साथ ही साथ जिससे भी रिश्ता बना लेते थे उसको कभी नहीं तोड़ते थे। अपनत्व की भावना उनके मन में इतनी थी कि हर एक के सुख दुख में शामिल होकर उन्हें अच्छा लगता था। लोगों को खुशी देना और उनके चेहरे पर प्रसन्नता देखकर वो अति प्रसन्न हो जाते थे। इसलिए तो लेखक ने उनको देवदार की शीतल ठंडी छाया के समान कहा है। समझ आया? अब देखिए प्रश्न आया है, आशय स्पष्ट कीजिए अर्थात अर्थ स्पष्ट कीजिए। आप बताएंगे। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। स्याही समझते हैं? इंक, ठीक है। तो नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, ये कब कहा और क्यों कहा? ऐसा याद कीजिए प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने आपको बताया था कि कब ऐसा कहा गया था कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। याद है बच्चों? आप ही से पूछ रही हूं, बताइए, याद है? यस, जब फादर कामिल बुल्के की मृत्यु हुई। फादर कामिल बुल्के ने कभी भी नहीं सोचा था कि उनकी मृत्यु पर इतने लोग आंसू बहाएंगे, या कोई बहाएगा भी नहीं। लेकिन उनकी जब मृत्यु हुई तो लेखक ने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना था। अनगिनत लोगों की आंखों से आंसू बहे थे। इतना अधिक स्नेह, इतना अधिक प्यार, ममता, वात्सल्य वे सबके हृदय में छोड़ गए थे कि लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि फादर कामिल बुल्के अब उन्हें छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं। आइए ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि फादर बुल्के की मृत्यु पर वहां उपस्थित नम आंखों वाले व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करना सिर्फ स्याही को बर्बाद करना है, क्योंकि इतने अधिक लोग जिन्होंने भी सुना कि फादर बुल्के नहीं रहे, उनकी आंखों से आंसू तो बहे। ठीक उन्होंने यही कहा है कि कितनों के नाम लिखूं, मतलब मैं कितनों के नाम लिखूं, अनगिनत, कब तक लिखता जाऊं, समाप्ति नहीं होगा नाम। इतने अधिक लोगों उनकी मृत्यु के बाद दुखी हुए। कहने का आशय है कि आंसू बहाने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसे गिनना संभव नहीं था। कैसे बताइए? कोई इतना चहीता, कोई इतना अधिक आदरणीय, कोई इतना अधिक पूजनीय कैसे बन सकता है बेटा? बन सकता है बशर्ते कि उसके मन में सच्ची भावना हो, सच्चा प्रेम हो, सच्चा वात्सल्य हो, सबके दुख और सुख में शामिल होने की जो भावना है वो हो, परोपकार की भावना हो, दया की भावना हो, करुणा की भावना हो। यदि ऐसा व्यक्ति है, वो ऐसे थे कि आज भी हम उनको याद करके ऐसा लग रहा है जैसे बस अभी की बात हो, तो उतना यदि हम महान नहीं बन सकते, पहली बात तो कुछ असंभव है नहीं, यदि हम ठान लें तो सब कुछ संभव है, कम से कम हम कुछ उनके पद चिन्हों पर तो चल सकते हैं। चलेंगे ना बच्चों? मैं बहुत उम्मीद और आशा रखती हूं आप लोगों से, क्योंकि आप बहुत प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी का है आशय स्पष्ट हमें करना है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि जब भी हम फादर को याद करते हैं या फादर की बातें ऐसी लगती थी जैसे किसी उदास शांत संगीत को सुनना हो। किस तरह का म्यूजिक पसंद करते हैं आप लोग? कौन कौन से गीत, कौन कौन से सिंगर्स, गायक या गायिकाएं आपको पसंद है? जरूर लिखिएगा। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं या देख रहे होंगे तो बिल्कुल लिखिएगा कि किस तरह के लेखक या आपको किस तरह की बातें पसंद हैं, किस तरह से आप कौन से गीत संगीत को आप अच्छा मानते हैं और क्यों, रीजन भी दीजिएगा, है ना। कि किसी को बिल्कुल एकदम डीजे डम डमाडम भयंकर वाला म्यूजिक पसंद होता है, किसी को बिल्कुल लाइट और स्लो म्यूजिक पसंद होता है। तो फादर ने क्यों कहा है कि उनको याद करना शांत संगीत को सुनने जैसा था, क्योंकि वो कैसे थे? आइए, प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार एक उदास शांत संगीत को सुनते समय हमारा मन गहरे दुख में डूब जाता है,
वातावरण में एक अवसाद भरी निस्तब्ध शांति छा जाती है और हमारी आंखें अपने आप ही नम हो जाती हैं। ठीक वैसी ही दशा फादर बुल्के को याद करते समय होती है जब वे हमारे बीच नहीं रहे। उनको याद करना ऐसा लगता है कि एक उदास शांत संगीत को हम सुन रहे हों। ठीक है, प्रश्न है 8वां, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? बताइए, फादर ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? भाई वो तो जापान में रहते थे। और एक और बात, वे अच्छे खासे यंग थे, बिल्कुल युवा थे, इंजीनियरिंग के 4थे वर्ष की अंतिम वर्ष की पढ़ाई भी कर रहे थे। अचानक ऐसा क्या हुआ होगा कि उनको भारत आने की इच्छा हुई और ना केवल भारत घूमकर चले जाना बल्कि यहीं पर आकर बस गए और अपने जीवन के 47 ईयर्स 47 वर्ष उन्होंने यहीं दिए। साथ ही साथ उनका अंतिम पल, अंतिम समय भी भारत में ही गुजरा। कैसे 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 हुआ होगा? बताइए आप, क्यों ऐसा उन्होंने किया? देखिए, हमारे विचार से फादर बुल्के ने भारत के प्राचीन एवं गौरवपूर्ण इतिहास तथा यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, जीवन दर्शन, सत्य, अहिंसा, प्रेम, धर्म, त्याग तथा ऋषि मुनियों से प्रभावित होकर ही भारत आने का मन बनाया होगा। आपने ये तो सुना होगा ना कि भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, साथ ही साथ भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। बेटा, हम जिस भारत देश में रहते हैं ना, गर्व की बात है, कॉलर ऊंची कहा करके, बिल्कुल करके कहा करिए कि यस, मैं एक भारतीय हूं, मुझे गर्व है कि मैं भारत में जन्मा हूं, मुझे गर्व है मेरी मातृभूमि पर, भारत भूमि पर, क्योंकि इसका इतिहास उठाकर कोई भी देख लेगा तो हमारा सिर एकदम गर्व से ऊंचा हो जाएगा, हमें कभी सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये जो भारत है, ये जो हमारी मातृभूमि है, हमारी जन्मभूमि है, भारत माता की उपाधि यूं ही नहीं मिल गई। स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द आपने सुने हैं ना, भारत है तो पुल्लिंग शब्द, लेकिन जोड़ा गया भारत के साथ माता। कभी आपने सोचा कि भारत, यदि हम शब्द देखें स्त्रीलिंग पुल्लिंग में देखा जाए, जैसे भारत है और भी नाम आप लेंगे, तो क्या आप भारत शब्द को स्त्रीलिंग में रखेंगे? नहीं ना। फिर भी भारत के साथ माता जोड़ा गया और भारत माता बन जाती है। तो ये जो इसका इतिहास है इतना गौरवपूर्ण है कि जब कभी भी हम एक बार सोच तो लें कि हम किस देश में निवास करते हैं, चाहे हम प्राचीन काल की बात करें या और युगों युगों पहले की बात करें, तो यहाँ का इतिहास कोई आम इतिहास नहीं है। ये संपूर्ण विश्व में भारत हमेशा से प्रसिद्ध रहा है और आप जो आगे आने वाले जनता है, आगे आने वाले जिम्मेदार नागरिक हैं, वो और अधिक भारत को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, ऐसी हम सबकी आशा है, ऐसी हम सबकी कामना भी है। तो यहां पर यही बताया है कि भारत आने के पीछे ऐसे कारण रहे होंगे जिसके कारण फादर कामिल बुल्के अपने आप को रोक नहीं पाए। देखिए, संस्कृति, यहाँ की संस्कृति सभ्यता क्या है, सब अपने अपने धर्मों को मानते हैं, सबको अपने अपने धर्म, अपने अपनी जाति, सब में आराम से आजाद रहने की फंडामेंटल राइट्स भी है ना, मौलिक अधिकार है ना हमारे, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, धार्मिक अधिकार। तो ये जो सारी चीजें हैं कि हम मतलब अलग अलग वेशभूषा में रहते हुए, अलग अलग धर्मों का पालन करते हुए भी एक हैं, एक साथ हैं, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। ठीक है, जीवन दर्शन, यहाँ के जो भी विद्वान रहे हैं वो ना केवल भारत में ही बल्कि विदेशों में भी उनका नाम आज भी सम्मान पूर्वक लिया जाता है। जब विवेकानंद जी का वो आपने पढ़ा होगा ना शायद, कि एक बार जब वो शिकागो गए थे और उन्होंने कहा, सबको लगा कि एक इतना पढ़ा लिखा युवा, दिखने में भी हैंडसम थे विवेकानंद, और सिर्फ 39 ईयर की एज में अपने जीवन को छोड़कर चले गए थे यहाँ से, पृथ्वी से। तो जब वो शिकागो गए थे तो उनको लगा कि इतना अच्छा युवा ऐसी अंग्रेजी बोलेगा एकदम फर्राटेदार, और उन्होंने क्या कहा, नमस्कार भाइयों बहनों। ये जो शब्द हैं उनके आज भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में आते हैं। कभी भी आप देखिएगा, गूगल सर्च करके देख लीजिएगा कि उनकी इस बात को कितना सराहा गया था कि वो भले ही कहीं गए हों, भारत को मतलब भारत से कहीं भी गए हों विदेश में, अक्सर क्या करते हैं लोग, कहीं भी जाकर अंग्रेजी या अदर भाषा में सोचते हैं कि लोगों को समझ में आए, लेकिन हम अपनी सभ्यता क्यों छोड़ें, हम जो है वही रहेंगे। तो विवेकानंद जी ने वही परिचय दिया और कहा कि नमस्कार भाइयों बहनों। ये उनका जो कथन था आज भी लिखा जाता है और हमेशा इतिहास में अमर रहेगा।
सब लोगों ने भारत की, यहाँ की संस्कृति की इतनी प्रशंसा की थी कि हम आपको क्या बताएं, आप स्वयं देखिएगा। ठीक उसी प्रकार से जब फादर कामिल बुल्के ने सुना होगा यहाँ की संस्कृति, सत्य, अहिंसा, प्रेम, धर्म, त्याग, युगों युगों की बात देख लीजिए आप। त्रेता युग में देखें, श्री राम की कथा आपको याद होगी, किस तरह से अपने वचन को निभाने के लिए वनवास गए थे। द्वापर युग की बात करें यदि हम, तो श्री कृष्ण आते हैं यहां पर, किस तरह से गीता का ज्ञान दिया था। ठीक है, फिर हम करें बात सतयुग की, राजा हरिश्चंद्र की, तो किस तरह से उन्होंने सत्य की खातिर, अपने वचन निभाने की खातिर अपने पुत्र को ही बलि दे दिया था। बात करें हम और भी बहुत सारे राजाओं की, इतिहास की, यदि हम छोड़ दें उस धर्म को, या हम ये नहीं कि भगवान को किसने देखा, ओके, हम बात करें बिल्कुल वास्तविक रूप में सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी की, या हम बात करें स्वतंत्रता सेनानियों की, अभी की बात है ना, 1947 में हमें फ्रीडम मिली ना, उससे पहले कितने ही क्रांतिकारी, कितने ही भारतवासी स्वतंत्रता सेनानी अपने आप को वहां पर, मतलब स्वयं को पीछे नहीं हटाया उन्होंने, और हमारी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए स्वयं बलि चढ़ गए। अपने रक्त की अंतिम बूंद तक उन्होंने नहीं छोड़ा, अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, और अपने आप को अच्छे से उन्होंने वहां पर प्रस्तुत किया। और आज हम सब आजाद हैं, खुले आसमान के नीचे हैं, और एक दूसरे के विचारों को आजाद पूर्वक सुन भी सकते हैं। तो इसी बारे में उन्होंने सुना होगा, ऋषि मुनियों से प्रभावित होकर ही भारत आने का मन बनाया होगा। आया समझ में कि भारत बेटा, हम अपने आप की वैल्यू करेंगे, तब दूसरा हमारा कोई अपनी वैल्यू करेगा। घर का सम्मान घर से शुरू होता है, आत्मसम्मान हम स्वयं से शुरू होता है। तो अपना खुद का भी सम्मान कीजिए, अपने परिवार, अपने आसपास, अपने विद्यालय, अपनी समाज और अपने राष्ट्र का। बिल्कुल किसी के सामने निंदा सुनने, मतलब सुनना ही नहीं है, फिर किसी की मजाल नहीं होगी कि आपके सामने आपकी, आपके परिवार की, आपके विद्यालय की, आपके समाज की और आपके राष्ट्र की कोई निंदा कर सके। समझ आया? आशा करती हूं आपको आ रहा होगा समझ में। नहीं आएगा तो बिल्कुल आप पूछिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल, इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? बात आ गई ना भारत भूमि, जन्मभूमि की, कि यदि आपसे मैं कहूं कि बेटा भारत भूमि पर 10 पंक्तियां लिखिए, या फिर बिल्कुल हृदय से, ऐसा नहीं कि किसी ने लिखा और हमने उसकी कॉपी कर ली, दिल से लिखिए कि यदि आपको टास्क, ये कार्य दिया जाए कि भारत भूमि पर 10 पंक्तियां लिखिए, बिल्कुल अपनी पंक्तियां लिखिए, कि आप क्या सोचते हैं, तो क्या लिखेंगे आप? बताइए। दिल से लिखना है, बिल्कुल जज्बातों के साथ, आत्मीयता के साथ, किसी की कॉपी नहीं करना है, किसी गीत को नहीं उठाना है, कोई प्लेज या प्रतिज्ञा से पंक्तियां नहीं लेनी है, अपने मन से लिखनी है। लिख देंगे ना? लिखेंगे ना? यस। आप कहिए कि मैडम 10 क्या, हम 1000 पंक्तियां लिख सकते हैं, क्योंकि इसका इतिहास तो अनंत है। 10 पंक्तियों में हम कैसे सीमित करेंगे? देखिए लेखक ने क्या कहा। फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि रैम्स चैपल थी। ठीक है, फादर बुल्के के इस कथन से स्पष्ट है कि उन्हें अपनी जन्मभूमि से बहुत प्रेम था, तथा वे अपनी जन्मभूमि को बहुत याद करते थे। मनुष्य कहीं भी रहे, परंतु अपनी जन्मभूमि की स्मृतियां हमेशा उसके साथ रहती ही हैं। हमारे लिए भी हमारी जन्मभूमि अनमोल है। अतुलनीय भारत, सुना होगा ना, इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है, हमें अपनी जन्मभूमि की सभी वस्तुओं से प्रेम है। यही हमारा पालन पोषण हुआ। अतः हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व है। प्राउड टू बी इंडियन। यस ऑफ कोर्स, हमें गर्व है कि हम भारत के वासी हैं। हम चाहे जहां भी रहें, परंतु ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारी जन्मभूमि को अपमानित होना पड़े। हम ऐसा कहीं भी चले जाएं, आप पढ़ेंगे, आप बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे, देश विदेश में जाएंगे कार्य करने, लेकिन भारत का जो गौरव है, जो इतिहास है, जो परचम है, उसको हमेशा ऊंचा उठा के रखना है बेटा। इसका सम्मान कभी झुकने ना पाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि हम जब कहीं भी कहीं जाते हैं ना, भारत से दूर जब हम जाते हैं, तो लोग हमें अपने नाम से नहीं जानते हैं कि आपका नाम राहुल है, रोहित है, गौरव है, या जिशान है, ठीक है, या जो भी है। आपको कैसे जाना जाता है दूसरे देशों में? आप इंडियन हैं, आप भारतीय हैं।
तो आपकी पहचान एक भारतीय से है, और जब भारत की पहचान हमारी वहां है तो हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, आशा करती हूं कि हम एक ऐसा परचम लहराएंगे कि लोग हमसे कहें कि क्या भाई भारत तो गजब है, नमन है भारत भूमि को जहां ऐसे सपूत पैदा हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा और हमेशा इन बातों का अनुसरण करते रहिएगा। जैसा मैंने अभी बताया कि छोटे से पौधे हैं, अभी आप वृक्ष बनने में समय है, तो अपने आप को इतने अच्छे से गढ़ते रहिए कि एक छायादार फलदार वृक्ष बनकर आप इस समाज में आए और लोग आपको आदर से सम्मान दें, आपके मुंह पर नहीं, आपकी पीठ पीछे भी आपकी प्रशंसा करें। क्लियर है? पहला प्रश्न है, घर में उत्सव आदि के अवसर पर फादर किस प्रकार सम्मिलित होते थे? जब कभी भी किसी के घर में उत्सव होता था या कोई रीति या संस्कार होते थे, जैसे लेखक ने कहा था ना कि उनके बेटे का अन्नप्राशन संस्कार फादर के हाथों से ही करवाया था उन्होंने, तो जब ही वो कुछ इस तरह के कार्यक्रम होते थे या अवसर होते थे तो फादर किस तरह से शामिल होते थे? एक अतिथि की तरह, मित्र की तरह, बड़े भाई और पुरोहित की तरह, या निर्लिप्त भाव से? निर्लिप्त मीन्स आ गए हैं, बुलाया है तो चले जाएंगे, लाइक दैट कि हाँ ठीक है। अब बताइए फादर किस तरह से उपस्थित होते थे? एक गेस्ट की तरह, अतिथि की तरह, या एक फ्रेंड की तरह, या बड़े भाई या पुरोहित की तरह, बिल्कुल परिवार के सदस्य की तरह, या ऐसे ही? क्या लगता है आपको? अच्छा, फादर थे, फादर की बात हो रही तो ये वाला सही लग रहा है आपको? पक्का करके देखते हैं आपका गैस कहां तक सही जाता है। क्या बात है, क्या बात है, वेल डन, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, क्योंकि फादर बुल के, जैसा कि हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, कि जिससे भी संबंध बनाते थे तो आत्मा से बनाते थे, और वो ना तो किसी अतिथि की तरह आते थे, आए और चले गए, अतिथि देवो भव, जाइए बहुत अच्छी बात है ना किसी मित्र की तरह आते थे, बल्कि वे एक बड़े भाई या पुरोहित की तरह आते थे और हर एक अवसर पर शामिल होते थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। फादर हंसी मजाक में किस प्रकार शामिल रहते थे? हंसी मजाक में निर्लिप्त भाव से, निर्विघ्न भाव से, मिलजुल कर, या सामूहिक रूप से? अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा? हंसी मजाक वाली बातें होती थी जब भी, तो शामिल तो रहते थे, लेकिन किस तरह से? अब बताइए, निर्लिप्त भाव से, निर्विघ्न भाव से, या मिलजुल कर, या सामूहिक रूप से? किस भाव से रहते थे? कंफ्यूजिंग है? ओके, लेट मी चेक। यस, निर्लिप्त भाव से, क्योंकि वे अधिक उन बातों में ज्यादा शामिल नहीं होते थे, लेकिन कोई ऐसी हंसी मजाक का कोई माहौल बना है तो उससे उनको ऐसा भी नहीं था कि मत करिए या उनके आते ही सब चुप हो जाएं या डर जाएं, शामिल हो जाते थे। आपको जो करना है कीजिए, क्योंकि हंसी मजाक, थोड़ी सी मौज मस्ती भी आवश्यकता है जीवन में, वो भी आवश्यक है। तो वो आराम से रहते थे, उनको कोई ऐसा नहीं लगता था कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। कब्र के ऊपर किस पेड़ की छाया थी? जिस कब्रगाह में उनके शरीर को ले जाया गया था उस पर कौन से पेड़ की छाया थी? नीम की, पीपल की, जामुन की, या करील की? याद कीजिए, पाठ में हमने क्या पढ़ा था? निकलसन कब्रगाह, याद आया है ना? तो उसमें कैसे, कौन सा पेड़ था उनके आसपास, या जो भी कब्रगाह रहते हैं या शमशान घाट रहते हैं वहां कौन कौन से पेड़ रहते हैं? क्या आम, पीपल, नीम, ऐसे पेड़ रहते हैं? या फिर बताइए कौन सा पेड़ था उनकी कब्र के ऊपर? करील, कांटेदार एक वृक्ष था, अधिकतर वैसे ही वृक्ष जहां पानी मानी की जिनको आवश्यकता नहीं होती ना, वही पेड़ वहां पर अधिक होते हैं, तो वो था। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बेटा। फादर की मृत्यु कब हुई? आपको बताना है महीना और सन। महीना कौन सा था और सन कौन सा था? अगस्त सन 1982 में, या अगस्त सन 1983 में, या अगस्त सन 1985 में, या अगस्त सन 1972 में? फादर की मृत्यु बताइए। लेखक की मृत्यु नहीं पूछ रही हूं, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु। जो पाठ्य पुस्तक के जस्ट जैसे ही चैप्टर ओवर हुआ ना, वहां लिखा हुआ है, येलो येलो जो है ना, एक बॉक्स सा बना है, उसमें लिखा हुआ है, बताइए, देख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो हमें जानकारी चाहिए ना, जानकारी पाने के लिए। ये मैं नहीं कहूंगी कि मत देखिए, क्यों देखा,
कहीं ना कहीं से तो हमें जानकारी चाहिए, लेकिन हाँ ये अवश्य कहूंगी कि अभी देखिए और हमेशा याद रखिए। यस, देखा, पहला लग रहा है आपको, देख लीजिए पहले। ओके चलिए चेक करते हैं। बहुत सही, बहुत सही। अगस्त सन 1982 में फादर की मृत्यु हुई थी। इलाहाबाद शब्द का विशेषण होगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। पढ़े हैं हमने प्रीवियस क्लासेस में। तो इलाहाबाद जो शब्द है उसका विशेषण क्या होगा? अलाहाबाद, इलाहाबादीय, इलाहाबादी या अल्लाहाबादी? क्या लगता है आपको विशेषण क्या होगा इसका? इलाहाबादी लग रहा है गा? लेट मी चेक। बहुत सही जवाब, वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का व्याकरणिक कौशल देखकर। अगला प्रश्न, फादर की आंखें कैसी थीं? पीली, काली, सफेद, नीली? बताइए। सफेद चोगे में ढका शरीर, भूरी दाढ़ी और नीली आंखें। अरे वाह, आइए चेक कर लेते हैं। सही जवाब दिया आपने, बहुत सही, वेरी गुड, वेरी नाइस, वंडरफुल। फादर का अस्तित्व किसे बताया गया है? फादर के कर्मों को, प्रभु की आस्था को, उनके ज्ञान को या फिर उनकी दया को? अस्तित्व, फादर का अस्तित्व किसे बताया गया है? बताइए। फादर के कर्मों को या प्रभु की आस्था को या फिर उनके ज्ञान को या उनकी दया को? अस्तित्व। ओके, लेट मी चेक। प्रभु की आस्था को, ठीक है, क्योंकि उनका संपूर्ण जो था जीवन वो पूरी तरह से उस परमात्मा में लीन थे। उनका ये था कि मनुष्य योनि, मनुष्य का जन्म हमें मिला है तो सदकर्म ही करना है। ये काम, लोभ, लालच, इधर उधर भागना, ये सब हम इस भ्रमजाल में क्यों फंसे, है ना? हमारे पास जितना है साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, इस तरह का जीवन यापन वे करते थे। और साथ ही साथ उनके गुण क्या थे? ममता, वात्सल्य से लबालब भरे हुए थे, ये तो हमने जाना ही। तो वो हमेशा सत्कर्मों की ओर चलते थे और प्रभु की आस्था को ही उन्होंने अपना अस्तित्व माना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फादर का अंतिम संस्कार किस विधि से किया गया? बिल्कुल बताएंगे आप, तुरंत बताएंगे। हिंदू विधि के अनुसार, पारसी विधि के अनुसार, मसीही विधि के अनुसार या मुस्लिम विधि के अनुसार? पक्का मसीही विधि के अनुसार। ओके, चेक करते हैं बच्चे। वेरी नाइस, वेल डन, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं आप। अगला प्रश्न, लेखक अपने बच्चे के किस संस्कार के अवसर फादर को याद करते हैं? नामकरण संस्कार या गोपवीत संस्कार, विद्यारंभ संस्कार या अन्नप्राशन संस्कार? नामकरण जब बच्चे का नाम रखा जाता है, यज्ञोपवीत जब जनेऊ धारण करवाया जाता है, या स्कूल या शिक्षा प्रारंभ करवाई जाती है, या मुंह जूठा करवाया जाता है ना, अन्नप्राशन, तो कब उनको फादर की याद आई? बताइए। अन्नप्राशन। लेट मी चेक। बड़े प्यारे बच्चे हैं आप, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, वेरी नाइस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फादर बुल्के ने डैश 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 कोश तैयार किया। समांतर कोश, अंग्रेजी संस्कृत कोश, अंग्रेजी हिंदी कोश, अंग्रेजी फ्रेंच कोश, डिक्शनरी। अंग्रेजी हिंदी पक्का? चेक करूं? हाँ, ये चेक करते हैं। वेरी गुड, याद है मेरे बच्चों को। अगला, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में फादर किस पद पर रहे? कुलपति के पद पर, अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष, हिंदी व संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? बताइए। गा, हिंदी और संस्कृत के विभाग अध्यक्ष। ओके, चेक करते हैं। बहुत सही जवाब, बहुत सही बेटा। इसी तरह से आप ध्यान से सुनते रहिए पाठ को, हर एक वीडियो को, हर एक पाठ को, बहुत 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 हेल्प करेगा आपको एमसीक्यूज में। ठीक है, अगला प्रश्न, फादर बुल्के कैसे सन्यासी थे? दिखावे के, निर्लिप्त भाव के, फक्कड़ मस्त स्वभाव के या संकल्प के? कैसे सन्यासी थे वे? सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं सन्यासी हूं, मुझे कुछ नहीं लेना देना इस दुनिया से, या फिर निर्लिप्त सन्यासी तो थे लेकिन समर्पित नहीं थे, या फिर
एकदम मैं सन्यासी हूं, मुझे क्या दुनिया से, या फिर संकल्प से, निश्चय से, अटलता के साथ, क्या लग रहा है आपको? पक्का? लास्ट वन घ। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई थी? जहरबाद से, कैंसर से, टीबी से या मलेरिया से? लेखक ने कहा था ना कि फादर, बिल्कुल पहली पंक्ति, फादर को से नहीं मरना चाहिए था। कौन सी बीमारी थी? का जहरबाद। बहुत जल्दी आंसर दिया बेटा। ओके, वेरी गुड, सही आंसर। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में विभूति का उल्लेख है। लाल बहादुर शास्त्री, विभूति जी याद आया, मदर टेरेसा, फादर कामिल बुल्के, मदन मोहन मालवीय। वहां शब्द आए थे कि वो जब उनका जो मृत शरीर था वो ले जाया जा रहा था तो इनका नाम आया था। तो वो नाम किसके लिए आया था? लाल बहादुर जी के लिए, मदर टेरेसा के लिए, फादर कामिल बुल्के के लिए या मदन मोहन मालवीय के लिए? बताइए। बात सिर्फ तब की नहीं है जब उनका जा रहा था। आप देखिए स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे थे तो ये शब्द आया था। फर्स्ट जो पेज है वहां के लास्ट में देखिए, सेकंड पेज पर भी देखिए। तो जो विभूति शब्द है उसका उल्लेख किससे रिलेटेड है? शास्त्री जी से, मदर टेरेसा से, या कामिल बुल्के से, या फिर मदन मोहन मालवीय जी से? बताइए। फादर कामिल बुल्के, एक ऐसी विभूति, ठीक है, उनके लिए ही हो सकता है। जब लेखक ने तब उसका ये शब्द यूज किया था जब वे हम सबको छोड़कर, मतलब उस समय उनके प्रियजनों को छोड़कर जा चुके थे। और आज भी जब हम उनको याद करते हैं तो हृदय बड़ा विचलित और दुखी सा हो जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति, काश कि हम उनसे मिल पाते, ऐसी इच्छा लगती है मन में बेटा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की नहीं है? इन प्रश्नों में अक्सर पता है क्या होता है, जल्दी से हम पढ़ लेते हैं कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, ऐसा पढ़ लेते हैं। नाम पढ़ा लेखक का और रचना पढ़ ली और हमें यह पता ही नहीं रहता कि उसमें नहीं लिखा है। तो ध्यान से पढ़ा कीजिए। लड़ाई, त्रिशंकु, चर्चे और चरखे, लाख की नाक, कौन सी नहीं थी? जीवन परिचय पढ़ा था हमने, त्रिशंकु। ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ? अब आया लेखक का। सन 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में, सन 1937 में इलाहाबाद में, सन 1910 में वाराणसी में, या सन 1927 में गोरखपुर में? कब हुआ था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के जन्म? जीवन परिचय, हाँ, पाठ्य पुस्तक। ओके, लेट मी चेक। बहुत सही जवाब, सन 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेखक के लिए फादर बुल्के कैसे थे? ईश्वर के समान, मानवीय करुणा में दिव्य चमक लिए, एक पहुंचे हुए सन्यासी या सन्मार्ग दिखाने वाले धर्म गुरु? लेखक फादर कामिल बुल्के को क्या मानते थे? उनके लिए फादर कामिल बुल्के क्या थे? गुरु के जैसे थे, ईश्वर के जैसे थे, या मानवीय करुणा की दिव्य चमक एक पहुंचे हुए सन्यासी, या फिर सदमार्ग या सन्मार्ग या सही रास्ता दिखाने वाला धर्म गुरु जो होता है उसकी तरह? किस तरह से, क्या लग रहा है आपको? अच्छा, दो ऑप्शंस लग रहे हैं आपको, कौन कौन से? पहला और लास्ट? पक्का इन दोनों को क्रॉस कर दूं? इन्हीं दोनों में से तो नहीं है? ओके, चलिए ओके, चेक करते हैं। जैसा कि टाइटल ही है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मानवीय करुणा में दिव्य चमक लिए हुए जब भी लेखक ने फादर कामिल बुल्के की बात की है, टाइटल अपना यही है, तो उत्तर भी यही होगा। ये सारी तो हैं, लेकिन मानवीय करुणा में दिव्य चमक के साथ उन्होंने फादर कामिल बुल्के को इस पाठ में रखा है कि वो एक साक्षात, ये सारे रूप तो इसमें ईश्वर के समान भी आ जाएगा, सन्यासी भी आ जाएगा, सन्मार्ग दिखाने वाला, सब कुछ यहां पर आ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हमें ध्यान ये रखना है कि चैप्टर का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो क्या है? तो लेखक के लिए फादर कामिल बुल्के मानवीय करुणा में दिव्य चमक लिए हुए एक ऐसे व्यक्ति थे जो सब कुछ थे। ठीक है, क्योंकि यदि हम ये चूज करते हैं तो ये जो तीनों हैं ये यहीं आ जाते हैं इसी में।
ठीक है, तो ध्यान से पढ़ा कीजिए और समझा कीजिए। ओके, परिमल किसका नाम था? परिमल एक साहित्यकार का, एक पेड़ का, एक साहित्यिक संस्था का, या एक फल का? परिमल चर्चा की थी हमने। परिमल में फादर कामिल बुल्के का भी कुछ संबंध आया था। क्या है परिमल? ओके, एक साहित्यिक संस्था। देखते हैं। वेरी गुड, बहुत सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है, फादर को याद करना कैसा है? उदास शांत संगीत के समान, क्योंकि जब फादर जा चुके थे, इस दुनिया से अलविदा कह चुके थे, तो कई अनगिनत लोगों की आंखें नम थी। लेखक ने बहुत अच्छा एक कथन लिखा है कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। ठीक है, तो उदास शांत संगीत को सुनने जैसा। अगला प्रश्न, फादर कामिल बुल्के हिंदी को क्या बनाना चाहते थे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, या संविधान की भाषा? क्या बनाने के लिए वो अथक प्रयास करते रहे, अथक प्रयत्न करते रहे? हिंदी राजभाषा है। इन प्रीवियस वीडियो, आई थिंक इसी चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था राष्ट्र, राज और राज्य, डिफरेंस बिटवीन राष्ट्र मतलब नेशन, राज मतलब कंट्री, राज्य मतलब स्टेट। इन तीनों में डिफरेंस आपको बताया था। नहीं है तो एक बार फिर से उस वीडियो को देखिएगा बेटा, कि क्यों जब भी हमें कभी कंफ्यूजन होता है तो हम क्यों सोचते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है। तो कभी भी आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा बनते बनते रह गई है। हो सकता है इन फ्यूचर हमारी हिंदी को राष्ट्रभाषा की उपाधि भी मिल जाए। तो फादर बुल्के हिंदी को क्या बनाना चाहते थे? राष्ट्रभाषा। यस, देखते हैं, बहुत सही जवाब। अगला प्रश्न, फादर बुल्के की जन्मभूमि का क्या नाम था? अरे वाह वाह वाह, इतने जल्दी! रेम्स चैपल, रेम्स चैपल, रेम्स चैपल। राइट, लेट मी चेक। यस, वेरी वेल डन बच्चों। अगला प्रश्न, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग क्यों थे? अभिन्न का अर्थ समझ में आ गया ना? जो भिन्न ना हो, जो उससे अलग ना हो। तो भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग, जब भी भारतीय संस्कृति की बात होती है, फादर कामिल बुल्के का नाम लिया ही जाता है। तो फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग क्यों? भारत को अपना देश मानने के कारण, भारतीय भाषा के प्रति असीम प्रेम के कारण, या भारतीय संस्कारों से जुड़ने के कारण, या सभी कथन सत्य हैं? बताइए, इनमें से कोई एक या चौथा, कि ये सारे के सारे भारत को अपना देश मानने लगे थे क्या? ओके, आपने कहा यस। क्या भारतीय भाषा के प्रति असीम प्रेम था? यस, वाओ, क्या बात है। क्या भारतीय संस्कारों से वे जुड़ गए थे? यस, वेरी नाइस। मतलब क्या हुआ? उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अरे वाह, लेट मी चेक, बहुत सही जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फादर कामिल बुल्के की मां ने बचपन में क्या भविष्यवाणी की थी? याद है आपको? चैप्टर पढ़ा था तब क्या कहा था उन्होंने? बचपन में ही कह दिया था फादर कामिल बुल्के के बारे में, क्या लड़का तो हाथ से गया, ये कहा था, या यह बड़ा होकर सन्यासी बनेगा, या यह तो इंजीनियर ही बनेगा, या फिर यह घर वालों को छोड़कर भारत में बसेगा। क्या भविष्यवाणी की थी? उनकी मां ने क्या कहा था? याद है? लड़का तो हाथ से गया। कैसे? अब उसमें ये सब कुछ, सारी की सारी बातें शामिल है, यदि ये आंसर है तो। लग रहा है आपको? ओके, देखते हैं। यस, बिल्कुल, उनकी मां ने पहले ही कह दिया था। अभी मुझे हंसी इसीलिए आ रही है क्योंकि बेटा माँ से हम कितना भी कुछ भी छुपा लेना, माँ तो माँ होती है, वो ना हमारी बातों को समझ जाती है, जान जाती है, हमारी आदतों से, हमारी हरकतों से, हमारी आंखों से, हाव भाव से समझ जाती है कि हम क्या छुपा रहे हैं। नहीं छुपा सकते कुछ। हाँ, वो अलग बात है कि कभी कभी आपको दुख ना पहुंचे इसलिए आपकी सही बातों को कहती, हाँ मुझे नहीं पता, लेकिन जानती वो सब है, इसलिए
कुछ नहीं छुपाना, हर बात शेयर किया करो, फ्रेंड की तरह रहा करो, मिलजुल कर रहा करो, हर बात मम्मा को बताया करो, अच्छी हो बुरी हो, है ना। तो कभी 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 माँ कह भी सकती है कि नहीं ऐसा मत करना बेटा, तो अब ये नहीं कि आप बताना ही भूल जाओ या बताना ही छोड़ दो, कह देना। कभी मान लीजिए उनके मना करने पर भी कोई बात की तो कह देना मम्मा मना किया था ना आपने, लेकिन इस बार मैं गया था या फ्रेंड के घर गया था या खेल रहा था, अधिक टाइम हो गया, ठीक है, लाइक सो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फादर की मृत्यु पर रोने वालों की कमी क्यों नहीं थी? फादर ने सदा दूसरों को प्रेम और ममता का अमृत बांटा, दूसरों को सदा शुभाशीषों से भर दिया, उन्होंने सदा मानवीय करुणा की दिव्य चमक बिखराई, या उपर्युक्त सभी कथन सत्य है? कौन सा लग रहा है आपको? सारे के सारे पक्का? क्योंकि दूसरों में प्रेम और अमृत बांटा था, बिल्कुल सही कहा आपने। सदा शुभाशीषों से भरा, हमेशा आशीष देते थे वे, ये भी सही है। सदा मानवीय करुणा की दिव्य चमक बिखराई सब में, ये भी सही है। इट मीन्स कि दिस वन इज करेक्ट। ओके, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड, वेरी गुड प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, कथन का आशय है रो रो कर आंखें काली करना, या खूब जोर जोर से रोना, या रोने वालों की संख्या का अनुमान भी ना लगा सकना, या इनमें से कोई भी नहीं। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना था, इसका क्या अर्थ था बेटा? ये ओके, इतने लोग रो रहे थे या इतने लोगों की आंखें नम थी कि उनको गिनना मुश्किल था, ये लग रहा है आपको? ओके, देखते हैं। बहुत सही। फादर के संस्कार किस धर्म गुरु ने किए? अब बताइए, आप याद होगा। फादर डिसूजा, फादर पास्कल तोएना, या फादर आंद्रे, या फादर निक्सन? फादर पास्कल तोएना, क्या बात है, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल। चेक कर लेते हैं एक बार। यस, फादर के पिता क्या थे? डॉक्टर थे, व्यवसायी थे, पुलिस थे, या इंजीनियर थे? फादर के पिता, फादर कामिल बुल्के के पिता क्या थे? डॉक्टर थे, व्यवसायी थे, पुलिस थे, या इंजीनियर थे? व्यवसायी थे, बिजनेसमैन थे, ठीक है। आगे चलते हैं। किसकी शादी की चिंता फादर ने व्यक्त की? पुत्री की, भाई की, भतीजी की, या बहन की? उनके बहन भी थी, भाई भी थे, तो किसकी शादी की चिंता जाहिर की थी जब लेखक ने उनसे पूछा था? तो बहन की शादी। ओके, बहुत सही, वेरी गुड। पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर लेखक को किसकी बातों से सांत्वना मिली? जब सोचिए, लेखक की पत्नी भी गुजर गई और पुत्र भी, उन पर दुखों का जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। उस समय किसकी बातों से सांत्वना मिली थी? किसकी बातों से थोड़ा मन को धीरज मिला था? किनकी बातों से वो मन को शांत और दिमाग को शांत रख पाए थे? फादर बुल्के की, उनके माता जी की, या बहन की, या पिता की? फादर बुल्के की। ओके, देखते हैं बेटा, बिल्कुल सही जवाब है वैसे। यस, क्योंकि फादर की बातें जो थी सबको समझ में आती थी, और फादर मतलब हम वी जस्ट सीन ना इन प्रीवियस वीडियो कि किस तरह से फादर बुल्के ने हर एक के सुख दुख में अपना साथ दिया, साथ ही साथ अपनी बातों से, अपने विचारों से, अपने अनुभव से सब कुछ जो बताते थे उसको व्यक्ति आत्मसात करता ही था और कहीं ना कहीं उनकी बातों को मानता ही था। ठीक है, अगला प्रश्न, फादर की मृत्यु कहाँ हुई? कहाँ हुई? इलाहाबाद में, मुंबई में, दिल्ली में, या कहीं इनमें से कोई नहीं? कहाँ हुई थी? ये तीनों भारत के ही स्थान है, लेकिन जगह बताइए कि कहां पर हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी, मुंबई में हुई थी, दिल्ली में हुई थी, या फिर किसी दूसरी जगह? इनमें से कोई नहीं। क्या लगता था आपको? ओके, पक्का दिल्ली में। यस। लेखक फादर के किस गुण का बहुत सम्मान करते थे? उनकी करुणा का, उनकी मानवीयता का, उनके वात्सल्य का, सब कुछ। लेखक फादर कामिल बुल्के का सम्मान कौन सी बात पर करते थे? उनमें करुणा थी, मानवता थी, वात्सल्य था, या सभी था? सभी। ओके, बहुत सही, वेरी गुड। अगला प्रश्न,
राष्ट्रभाषा के रूप में फादर किसे देखना चाहते थे? उर्दू को, फारसी को, हिंदी को, या इसमें से किसी को नहीं, हिंदी को। हिंदी और हिंदुस्तान के प्रति उनके मन में असीमित प्रेम था और वे चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा की उपाधि मिल जाए, हिंदी को। अगला प्रश्न, फादर की चिंता हिंदी को किस रूप में देखने की थी? राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, जनभाषा, या कोई नहीं? राष्ट्रभाषा। यस, वेरी गुड। अगला प्रश्न, किसी के दुख में फादर का व्यवहार कैसा होता था? उपेक्षित, आनंदपूर्ण, कटु, या सांत्वनापूर्ण? सांत्वना देते थे उसको, ढांढस बंधाते थे, दिलासा देते थे, या फिर बहुत कभी भी कोई दुख के समय उनको आता था तो वो ऐसे ही तिरस्कार कर देते थे, या उत्सव आनंदपूर्ण होता था, या उपेक्षित निंदनीय होता था? बताइए। इग्नोरेंस टाइप, सांत्वनापूर्ण। ओके, चेक करते हैं बच्चे। वेरी गुड। अगला, फादर ने जिसेट संघ में 2 वर्ष किसकी पढ़ाई की थी? मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, धर्माचार की, या इनमें से कोई नहीं? इसमें 2 वर्ष किसकी पढ़ाई की थी? मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, धर्माचार की, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, अच्छे से सोच समझ कर बताइएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। बात कर रहे हैं हम जिसेट संघ, ठीक है। अब बताइए, तो हम देखते हैं धर्माचार की पढ़ाई की थी। और बेटा मैं बता दूं, यहां पर धर्म या धार्मिक होना, अंधविश्वासी होना कतई नहीं है, ठीक है। यदि हम विज्ञान और धर्म को देखें तो धर्म और विज्ञान एक दूसरे पर निर्भर हैं। कैसे? बताती हूं आपको। जहां धर्म हमें सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, विज्ञान हमें सिखाता है कि हमें कैसे करना चाहिए। तो जहां पर क्या और कैसे एक साथ हो जाए तब तो बात ही बात, एकदम बहुत अच्छी बात होगी। किसी का नाम, किसी भी कार्य के प्रति क्या जानना आसान तो है, इतना आसान नहीं है, परंतु उसको कैसे किया जाए ये और आप जान लेंगे तो बहुत अच्छा होता है। ठीक, धर्म हमें क्या बताता है, साइंस हमें कैसे बताता है, तो धर्म और विज्ञान को अलग समझने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए, ये दोनों एक ही हैं। एक तरफ धर्म हमें बताता है कि हमें अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, सद्मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन का यापन करना चाहिए। दूसरी तरफ विज्ञान हमें क्या कहता है कि यदि हम अपने कार्य के प्रति समर्पित रहेंगे या कर्म के प्रति हमेशा जागरूक या जागृत रहेंगे तो हमें अपनी मंजिल मिलेगी। हुआ वही है कि कहां जाना है, कैसे जाना है, ये सब अन्योन्याश्रित है, इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, तो धार्मिक होने का तात्पर्य कदापि नहीं है कि हम साइंटिफिकली सोचते ही नहीं है। धर्म और विज्ञान एक ही हैं। ठीक है, समझ आए होंगे, आशा करती हूं आपको एमसीक्यूज या जो बहुविकल्पीय प्रश्न हमने आज देखे वो समझ में भी आए होंगे, और साथ ही साथ आपको ऑप्शनल या ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न आते हैं उनको समझने पढ़ने की बुद्धि भी विकसित हुई होगी कि हम हर एक ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तब कहीं जाकर हम सही को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ना केवल हमको सही के बारे में या पीछे भागना है, हमें हमेशा सही से करना है। यस बेटा, नहीं परेशान नहीं होना है ना। देखिए, मैग्नेट ब्रेन्स पर जाने के लिए जस्ट क्लिक, क्या फर्स्ट यू जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स हमने जैसे ही टाइप किया आपको मैग्नेट ब्रेन से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर नजर आ जाएगी। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, एनटीएससी परीक्षा या फिर ओलंपियाड, आपको क्या जानना है, क्या जानना है? इंग्लिश मीडियम चाहिए, हिंदी मीडियम चाहिए? हिंदी मीडियम, तो जस्ट क्लिक ऑन हिंदी मीडियम। आप हिंदी मीडियम से अपने विषय को पढ़ना चाहते हैं या हिंदी मीडियम में अपने विषय की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर आपके टीचर्स विद फोटो आ गए हैं, है ना। और साथ ही साथ आप जिस भी विषय को पढ़ना चाहते हैं उस पर जस्ट क्लिक ऑन इट। आपने किया हिंदी पर क्लिक, हिंदी पर क्लिक करते ही आपके सामने हिंदी से रिलेटेड हिंदी मैडम के साथ आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। स्क्रीन पर आते ही आपको लगेगा अब मैं क्या पढ़ूं, मैं क्या देखूं। तो हर एक चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। हाँ, एक अच्छी बात सुन लीजिए कि हर एक चैप्टर चाहे वो काव्य खंड से हो चाहे गद्य खंड से हो, हर चैप्टर के 3 पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है उसमें पाठ का सार या कविता की व्याख्या की गई है। दूसरे में पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास किए गए हैं। तीसरे पार्ट में उसी पाठ के बहुविकल्पीय या एमसीक्यूज किए गए हैं। यदि आपको पाठ का सार देखना है तो पहला वीडियो देखिए, पाठ के प्रश्न उत्तर देखना है तो दूसरा उसी चैप्टर का देखिए। यदि पाठ से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज देखना है तो उसी पाठ का या उसी चैप्टर का 3rd वीडियो देखिए। और इन सबको देखने से पहले सबसे पहले आपको क्या देखना होगा?
यस, सिलेबस अर्थात पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से आ जाएगा आपकी पाठ्य पुस्तक की पिक्चर, साथ ही साथ आपकी मैडम यहां पर दिखाई दे रही है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। और इस वीडियो में आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी बहुत अच्छे से दी गई है। मैं कहना चाहूंगी आपसे कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, जरा सा स्किप किया तो फिर से हमें पीछे जाना पड़ेगा। इट्स बेटर कि हम इसको आराम से शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर देखें, ताकि हर एक चैप्टर को, हर एक कविता को, हर चाहे वो काव्य खंड की हो, चाहे गद्य खंड की हो, चाहे कृतिका की हो, या क्षितिज की हो, स्पर्श की हो, या संचयन की हो, चाहे कोर्स ए से रिलेटेड जानकारी चाहिए, चाहे कोर्स बी से रिलेटेड जानकारी चाहिए, सब कुछ है यहां। यस, तो इस वीडियो को आप आराम से देखेंगे तो आपको पाठ कविता से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी, साथ ही साथ जो टाइटल दिया है, जो शीर्षक है, उससे आपको चैप्टर की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरह से इस वीडियो को देखेंगे और आप बिल्कुल भी इतना सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा मस्तिष्क में, आप बहुत स्मार्ट हो जाएंगे कि मुझे पता है सिलेबस क्या है, पता है, देखो यहां पर। इस तरह से आप अपने फ्रेंड्स को कह भी सकते हैं। तो ठीक है, इस तरह से आपको वीडियो मिल जाएंगे, किसी प्रकार की कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। साथ ही साथ आप बिल्कुल ये भी नहीं कहेंगे कब से सर्च कर रहा हूं, स्क्रॉल किए जा रहा हूं, लेकिन मैग्नेट ब्रेन से हिंदी मैडम के मुझे वीडियोज ही नहीं मिल रहे हैं। समझ में आया ना? जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम के बाद हिंदी, हिंदी के बाद पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के बाद यहां पर आ गए हम, और उसके बाद हमने बहुत अच्छे से जान लिया, समझ लिया। ओके, और देखिए बेटा, मैग्नेट ब्रेन्स तो हमेशा से आपको फ्री एजुकेशन देता आया है और हमेशा देता रहेगा। ये हमारा वादा है आपसे, सिर्फ कहने के लिए नहीं है, करने के लिए, क्योंकि हम जो कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। ठीक है, तो मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है 6 to 12th एजुकेशन। यस, स्कूल शिक्षा एकदम फ्री, 100% स्कॉलरशिप। आप कहेंगे कहां है स्कॉलरशिप मैम, कहां है? बेटा, एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे, कभी भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं के लिए आपसे नहीं कहा जाएगा। हो गया ना 100% स्कॉलरशिप। एक इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेहतरीन टीचर्स के साथ आपके हर एक चैप्टर, हर एक पॉइंट का डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से मिलेगा, विवरण बहुत अच्छे से मिलेगा। इसके लिए आप जो अभी तक करते आए हैं, जितने स्मार्ट आप हैं उतना अच्छा स्मार्टफोन आपके हाथ में है, आपके हाथ में लैपटॉप, बहुत सारी चीजें हैं, आजकल के बच्चे हैं आप। तो करना क्या है, सिर्फ आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को, अपने परिचितों को शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, और आपको यह पता है कि हम जो भी कार्य करते हैं वो एक दूसरे पर आश्रित होता है, कोई भी व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। एज आई टोल्ड यू ऑलवेज कि हम समाज के एक ऐसे नागरिक हैं जिनको हर एक की आवश्यकता हर कदम पर पड़ती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नमस्कार, थैंक यू, गॉड ब्लेस।